राजस्थान जीके से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, ताकि आपके आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पूछा गया आपके कि जयपुर में आजाद मोर्चे का गठन किसके नेतृत्व में हुआ या किसने किया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। देखिए, पहली बात तो ये क्वेश्चन बनता है कि ये जो आजाद मोर्चा है ये किससे अलग हुआ था, तो याद रखिएगा जयपुर प्रजामंडल से। ठीक है। दूसरी बात, कब, तो याद रखिएगा 1942। इसका गठनकर्ता कौन था, तो याद रखिएगा बाबा हरीशचंद्र। तीन क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि किस प्रजामंडल से अलग होकर गठन हुआ था जयपुर 1942, और करने वाले कौन थे, याद रखिएगा बाबा हरीशचंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। ये जो मत्स्य संघ है इसका नाम का श्रेय किसे दिया जाता है, यानी कि राजस्थान के एकीकरण का जो प्रथम चरण है जिसका नाम आप पढ़ते हैं मत्स्य संघ, ये मत्स्य संघ नाम देने वाले कौन थे, तो याद रखिएगा के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। और इसका जो गठन है वो है आपके 18 मार्च 1948। और इसके अंदर कितनी रियासतें, 4 रियासतों का विलय किया गया था। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और याद रखिएगा करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, 4 रियासतों का विलय किया गया था। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। अगला देखिए, अगला है आपके सामने सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है। अब देखिएगा, संत हमीदुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में है, तो याद रखिएगा वो है आपके गागरोन का किला। गागरोन का किला जिसे बोलते हैं मिट्टे शाह की दरगाह। मिट्टे शाह की दरगाह याद रखिएगा। एक आपके नागौर के अंदर भी है संत हमीदुद्दीन की दरगाह जिसे बोलते हैं ए तारकिन का दरवाजा। यहां पर जो ऑप्शन है वो है 2 इज करेक्ट आंसर। और गागरोन का किला जिस जिले में है वो है झालावाड़। इसके बारे में तो आप जानते ही, ये राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है। आहू एक काली सिंध के नदियों के संगम पर। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपके हिंदुस्तानी वादन के ख्याल जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे। जयपुर घराने के प्रवर्तक, तो याद रखिएगा वो थे मनरंग भूपत खां। जयपुर घराना याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 6। पूछ रहा है देव नारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहली बात तो राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध फड़ किसकी है, तो पाबू जी की। याद रखिएगा, राजस्थान में सबसे प्राचीन और सबसे लंबी फड़ पूछे तो याद रखिएगा किसकी है, देवनारायण जी की। और देवनारायण जी की जो फड़ है इसका जो वाचन है वो कौन करते हैं, तो पहली बात तो याद रखिएगा गुज्जर जाति के भोपे। और कौन सा वाद्य यंत्र यूज लेते हैं, तो याद रखिएगा जंतर। और देवनारायण जी की फड़ वे फड़ है जिसके वाचन में सर्वाधिक समय लगता है। आपको ऐसे पूछा जाए निम्न में से वे लोक देवता जिनकी फड़ का वाचन करते समय सर्वाधिक समय लगता है, देवनारायण जी की फड़, क्योंकि ये सबसे लंबी फड़ है। और देवनारायण जी की फड़ वे फड़ है जिस पर सर्वाधिक चित्र हैं, क्योंकि लंबी है तो सर्वाधिक चित्र होंगे होंगे। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपके जंतर वाद्य यंत्र के माध्यम से बजाते हैं। अगला देखिए, अगला है आपके मुंछड़ा महावीर का मंदिर कहाँ स्थित है। नाडोल, घाणेराव, बदनौर या मेनाल। मुंछड़ा महावीर, या फिर आपको पता ही है प्रसिद्ध जो मुंछड़ा महावीर का मंदिर है ये आपके कहां पर है, तो याद रखिएगा घाणेराव पाली में। घाणेराव पाली के अंदर। घाणेराव एक शैली भी है, आपको पता हो तो चित्र शैली किसकी है ये, तो मारवाड़ स्कूल की उपशैली है। मारवाड़ स्कूल की क्या है, उपशैली। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला हवेली कहाँ स्थित है। भित्ति चित्रों के लिए, देखिए भित्ति चित्रों के लिए जो प्रसिद्ध हवेलियां हैं वो आपके शेखावटी की है। चित्र शैली पूछे भित्ति चित्रों के लिए तो याद रखिएगा वो बूंदी शैली है, लेकिन यहां झाला हवेली है वो मंडावा। ऑप्शन नंबर 4। एक याद रखिएगा महनसर स्थान है, महनसर सोने चांदी की हवेली के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा।
सोने चांदी की चित्रकारी है यहाँ पर। मेहनसर, झुंझुनू, याद रखिएगा। अगला, काव्य संग्रह ढाणी का आदमी किसकी रचना है? ढाणी का जो आदमी है ये किसकी रचना है? तो याद रखिएगा जयसिंह नीरज की। ऑप्शन नंबर 3। जैसे अभी आपको पूछ रहे, बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो कमेंट करके बताइए उमादे जो रचना है वो किस के द्वारा लिखी गई है? उमादे बहुत ज्यादा चर्चा में रही है। उमादे के लेखक कौन है बताइएगा, अभी करंट की बात है ये। अगला, वालर नृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? वालर, भील, रेबारी, ग्रासिया या शहरिया? तो आप जानते हैं कि वालर जो नृत्य है ये ग्रासियों की घुम्मर है। ग्रासियों की घुम्मर कहा जाता है इसे, वालर नृत्य को याद रखिएगा। और ग्रासिया सर्वाधिक कहां पर है? तो गैरासी सिरोही में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन दादू के शिष्य नहीं है? दादू के शिष्य कौन नहीं है? सुंदरदास जी, रजब जी, दयाबाई या जन गोपाल? तो आप जानते हैं कि ये जो दयाबाई और सहजोबाई है ये आपके चरणदासी संप्रदाय से रिलेटेड है। चरणदासी संप्रदाय, दयाबाई और सहजोबाई। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 12। अरावली श्रेणी के दक्षिण भाग की पर्वतीय चोटी है। अरावली जो श्रेणी है ना उसके दक्षिण भाग, जैसे ये राजस्थान है, ये अरावली है, अरावली का जो दक्षिण भाग है यहां पर कौन सी चोटी है? देखिएगा, बाबाई एक आपके जयपुर के अंदर भी है और एक झुंझुनू के अंदर भी है। तो अब चाहे जयपुर हो और चाहे झुंझुनू, ये तो आपके उत्तरी अरावली में आ जाती है। बेराड़ जयपुर में है उत्तरी अरावली में, रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर है उत्तरी अरावली में, बच्ची एक है डोरा पर्वत जिसकी ऊंचाई 869 है, ये माउंट आबू क्षेत्र जालोर में आती है, याद रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 इज करेक्ट आंसर, डोरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखर हैं, इन शिखरों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है। चोटियां देगा 4 लेकिन यहां पर 5 दे रखी है और इनको घटते हुए क्रम में। देखिए, गुरु शिखर जो है इसकी ऊंचाई 1722 या आप पढ़ते हैं अक्सर 1727। ठीक है, अचलगढ़ जो है इसकी आप पढ़ते हैं 1380 मीटर, ये पढ़ते हैं आप। देखिए, सारी टॉप टॉप की चोटियां है। ये आपके शेर है 1597 मीटर, कुंभलगढ़ है आपके 1224 मीटर और दिलवाड़ा दे रखा है आपके 1442 मीटर। अब पूछ क्या रहा है कि निम्न में से दी गई चोटियों को घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इस प्रकार से पूछता है। अब आपके सामने सारी चोटियों की ऊंचाई लिख रखी है कि गुरु शिखर शिरोई के अंदर है, आप सब जानते हैं 1722 या 27। अचलगढ़ है आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा 1380 मीटर, दिलवाड़ा है 1442 मीटर, शेर है 1597 और कुंभलगढ़ है 12 का डबल 24 मीटर। अब इसको घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। मतलब सबसे पहले ए आ जाएगा, उसके बाद में आ जाएगा आपके डी, यही तो आएगा डी, फिर आ जाएगा आपके सी, फिर आ जाएगा बी और उसके बाद में है ई। यही तो है, इसी प्रकार घटते हुए क्रम में। ठीक है, बस क्रम तो ये ना देख लीजिए। सबसे टॉपर है गुरु शिखर, उसके बाद में है आपके शेर, शेर के बाद में है दिलवाड़ा, दिलवाड़ा के बाद में है अचलगढ़ और अचलगढ़ के बाद में है कुंभलगढ़। तो इस प्रकार से अब देखिए इस एग्जाम ईओ के एग्जाम में 5 चोटियां देकर क्रम पूछा। ठीक है, तो ए डी सी बी ई, ए डी सी बी ई देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पठार माउंट आबू से लगा हुआ है? ऐसा कौन सा पठार है जो माउंट आबू से जुड़ा हुआ है? भोराट का पठार, हाड़ौती का पठार, उड़िया का पठार या ऊपरमाल? तो आप कहेंगे सर राज्य का जो सर्वोच्च पठार है उड़िया का पठार, ये माउंट आबू में ही तो है। उड़िया का पठार माउंट आबू शिरोई के अंदर, ये आपके किससे सटा हुआ है? माउंट आबू से। नेक्स्ट, नाली नुमा अपर्दन सर्वाधिक पाया जाता है। नाली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए नाली नुमा क्या है? अपर्दन है। आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर जो बीहड़ क्षेत्र है यही है नाली नुमा अपर्दन, और ये है चंबल क्षेत्र में। कहां पर है? चंबल क्षेत्र में।
और देख लीजिए ऐसा कौन सा जिला है जो चंबल क्षेत्र में आता है। जोधपुर आता है नहीं, बीकानेर आता है नहीं, सिरोही आता है नहीं, आता कौन सा है? कोटा। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, केवल क्वेश्चन पूछने की लैंग्वेज हार्ड थी कि नाली नुमा अपर्दन सर्वाधिक पाया जाता है। बाकी है तो ये बिहड़ी, और बिहड़ है चंबल क्षेत्र में, और चंबल क्षेत्र का ऑप्शन एक ही है, कोटा। नेक्स्ट, कोपेन के AW प्रकार की जलवायु वाला जिला है। कोपेन तो आपने याद ही कर रखा होगा बड़े अच्छे से। यहाँ पर BWHW है, फिर BSHW है, फिर CWG है, और उसके बाद में AW है। पूछ भी क्या रहा है? AW। बांसवाड़ा, सीकर, बाड़मेर, नागौर। मुझे मेरे हिसाब से बताने की आवश्यकता ही नहीं, आप समझ गए। AW प्रकार की जलवायु वाला जिला ये रहा जी, बांसवाड़ा। ये लीजिए, बस बड़ा इजी सा फैक्ट था। क्या पूछ रहा है? ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायुदाब का क्षेत्र होता है। कम वायुदाब का मतलब हो गया कि ताप तो उच्च होगा, और गर्म यानी ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायुदाब यानी कि उच्च ताप कहाँ होता है? आप कहेंगे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। रेतीला भाग है, रेतीला भाग गर्मियों में ज्यादा गर्म रहता है और सर्दियों में ज्यादा ठंडा रहता है, आप सब जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है कि ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जहां पर कम वायुदाब है, मतलब उच्च ताप पूछ रहा है, ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। अगला देखिए, किस नदी का उद्गम सेवर पहाड़ी से होता है? ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम सेवर की पहाड़ी? अब सबसे पहली बात तो सेवर की पहाड़ी है कहां पर? याद रखिएगा, जयपुर में। और सेवर की पहाड़ी से जो नदी उद्गम होती है वो है साबी। साबी सेवर की पहाड़ी, याद रखिएगा, जयपुर। इस साबी नदी के किनारे ही तो है आपके कौन सी सभ्यता? जोधपुरा सभ्यता। और जोधपुरा सभ्यता है आपके जिस जिले में, वो जिला है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 20। अंत्य प्रवाही नदी है। अंत्य प्रवाही नदी मतलब आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी आपसे पूछ रहा है, तो याद रखना है कौन सी? पश्चिम बनास, गंभीरी, खारी या कांतली। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग पता चल रहा है आपको कौन सी नदी है। याद रखिएगा, कांतली नदी। और कांतली नदी आप जानते हैं शेखावटी क्षेत्र की मुख्य नदी है, ये आपके आंतरिक अफवाह तंत्र का भाग है। आपको यहाँ पर कंफ्यूज हो सकता है इस नदी से, लेकिन ये जो खारी नदी है ये बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है और ये बनास की सहायक नदी है। ये जो खारी नदी है किसका भाग है? याद रखना है, ये बंगाल की खाड़ी का भाग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21। राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी, मतलब राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण जल हाँ बिल्कुल, राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता वाली नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा, बनास। राजस्थान में सर्वाधिक जल सतही वाली नदी कौन सी है? तो चंबल। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा, बनास। ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है आपको, अशुद्ध युग्म है, ऐसा कौन सा है जो गलत युग्म है? देखिए, गड्डीसर झील जैसलमेर में है, ठीक है। मांडल ताल है या मांडलगढ़ आपके भीलवाड़ा में है। फाय सागर आपके अजमेर में है। ये जो तालाब शाही है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके धौलपुर में है। धौलपुर के अंदर। एक कमेंट करके बताइएगा, बाई का तालाब किस जिले में है? बाई का तालाब किस जिले में है? मिश्रित लाल काली मृदा कौन से जिलों में पाई जाती है? यहां पर पूछ रहा है मिश्रित लाल व काली। पाली सिरोही, डूंगरपुर बांसवाड़ा, अजमेर नागौर या फिर धौलपुर करौली। मिश्रित लाल व काली, तो याद रखिएगा मिश्रित लाल व काली है वो है आपके ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर। अगला, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में एंटीसोल समूह की मृदा या मिट्टियां पाई जाती है? अमेरिकी वैज्ञानिकों के अनुसार आपको पता होगा एंटीसोल, एरिडीसोल, एल्पीसोल्स, वर्टिसोल्स और इंसेप्टिसोल्स, उनमें पूछ रहा है एंटीसोल, और ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। मरुस्थलीय क्षेत्र है वो पश्चिमी भाग ही तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 25। प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म है सरसों। वैसे एक याद रखिएगा, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान जो निदेशालय है ये आपके कहां पर है? तो याद रखिएगा, शेवर भरतपुर में। शेवर भरतपुर में, ठीक है। और इसका जो आंसर है भाई, प्रमुख सरसों उत्पादक ही तो पूछ रहा है,
मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। ऑप्शन नंबर ए, अलवर और भरतपुर। ठीक है, तो आपके सामने है नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने और आपसे पूछा जा रहा है कि सूची ए का सूची 2 से मिलान करना है। यानी सूची ए के अंदर कुछ लोक नाट्य दे रखे हैं आपके, नौटंकी, रम्मत, तमाशा, तूरा, कलंगी, और इनके सामने इनके क्षेत्रों के नाम। देखिए नौटंकी जो प्रसिद्ध है वो है आपके पूर्वी राजस्थान की। नौटंकी कहाँ की है, पूर्वी राजस्थान की। और यहाँ पर पूर्वी राजस्थान के कौन से जिले ऑप्शन में हैं, तो आप कहेंगे ऑप्शन में है भरतपुर और धौलपुर। ठीक है, यानी कि नौटंकी को मिलान कर दीजिएगा भरतपुर व धौलपुर से। रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा पश्चिमी राजस्थान की, और पश्चिमी राजस्थान के 2 जिले कौन कौन से, एक तो जैसलमेर और एक है बीकानेर। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो ऑप्शन है वो बीकानेर है, मिलान कर दीजिएगा बीकानेर से। तमाशा कहाँ का है, तो तमाशा राजधानी का है, यानी कि जयपुर का प्रसिद्ध है। और तूरा जो कलंगी है ये चित्तौड़ यानी कि मेवाड़ की प्रसिद्ध है। अब चित्तौड़ ऑप्शन में होता तो चित्तौड़ से मिलान करते, यहाँ मेवाड़ है तो मेवाड़ से मिलान कर दीजिए। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने दूसरा, क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2। देखिए पूछा जा रहा है आपको कि वन विभाग की जो प्रशासनिक रिपोर्ट है 2020 और 21 की के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वोच्च 2 जिले कौन से हैं, तो इसका जो आंसर है वो है आपके उदयपुर व अलवर, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने तीसरा, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 3 नंबर। देखिए पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 100 से कम जनसंख्या घनत्व है। देखिए सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो आप कहेंगे जैसलमेर। कितना है, याद रखिएगा 17। उसके बाद में है आपके बीकानेर। बीकानेर के कितने हैं, तो याद रखिएगा 78। उसके बाद में वो है आपके बाड़मेर, और बाड़मेर का है 92। यानी कि हमारे राजस्थान के 3 ऐसे जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला देख, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। राजस्थान में सित्ताबाड़ी का मेला किस जिले में आयोजित होता है। देखिए सित्ताबाड़ी जो मेला है वो आपके शहरिया जनजाति का तो कुंभ है। क्या है, शहरिया जनजाति का कुंभ। ठीक है, और सित्ताबाड़ी का जो मेला है वो कहाँ भरता है, तो याद रखिएगा केलवाड़ा में। स्थान याद रखना है, और केलवाड़ा कहाँ पर है, बारां में। क्योंकि शहरिया जनजाति सर्वाधिक राजस्थान के किस जिले में है, तो याद रखना है बारां। बारां की 2 ही तो क्षेत्र है, किशनगंज और शाहबाद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट 5 नंबर, क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, पूछा जा रहा है राजस्थान के संत पिंपा जी के गुरु कौन है। देखिए एक बार तो ऐसे पूछा गया था कि निम्न में से वे 2 संत जिनके गुरु रामानंद जी हैं, तो याद रखिएगा रामानंद जी हमारे राजस्थान के 2 संत के गुरु हैं। एक तो संत पिंपा जी और एक है संत धन्ना जी जाट, याद रखिएगा। ठीक है, इन दोनों के गुरु कौन है, रामानंद जी। तो क्वेश्चन घुमाकर आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से वह 2 राजस्थान के संत जिनके गुरु रामानंद जी हैं, तो संत पिंपा जी और याद रखिएगा धन्ना जी। ठीक है, अगला देखिए। अगला अगला आपके सामने है बहुत अच्छा क्वेश्चन, जमई बांध योजना से सिंचित जिले कौन से हैं। अब यहाँ पर देखिए पाली जालोर है, पाली बाड़मेर है, सिरोही जालोर है, सिरोही पाली है। सी को काट दें तो बहुत सारा कंफ्यूजन है, क्योंकि जमई बांध पाली में बना है, लेकिन पाली के साथ में कौन सा जिला है, बताइए। पाली बाड़मेर, पाली सिरोही, पाली जालोर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा पाली
जालोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत कंफ्यूज का क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 7। ये लीजिए 7 क्या पूछ रहा है, मुख्यमंत्री अनुप्रीति जो योजना है वो किससे संबंधित है। देखिए मुख्यमंत्री जो अनुप्रीति योजना है ये संबंधित है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे विद्यार्थी हैं उनको इसके तहत निःशुल्क कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवाना। और देखिए पहले ये आंकड़ा 15,000 विद्यार्थियों का था, लेकिन आपको पता हो तो इस बार जो बजट है वो 2023 और 24 के तहत बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो याद रखिएगा 30,000 का आंकड़ा कर दिया है ये। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा, एक तरफ खनिज है और एक तरफ उत्पादक क्षेत्र है, पूछ रहा है सुमेलित नहीं है। ये ध्यान रखना है, प्रश्न में पूछ रहा है सुमेलित नहीं है। देखिए लोहे से संबंधित है आपके नाथरा की पाल, सही है, उदयपुर की नाथरा की पाल है, थुरहुंडेर है, जयपुर का मोरिजा बानोला है, दौसा का नीमला रायसेला है, बहुत सारे। मैग्नीज के लिए आपको प्रसिद्ध पता ही है काला खूंटा है आपके, ठीक है। और जिप्सम के लिए जामसर है ही, जामसर बीकानेर वाला। लेकिन गार्नेट के लिए सलादीपुरा नहीं है, याद रखना। ये सलादीपुरा जो शिकरवाड़ा है ना, ये कैल्साइट के लिए प्रसिद्ध है। गार्नेट सर्वाधिक राजस्थान के जिस जिले में है वो है टोंक, राजमहल प्रसिद्ध है। यहाँ पर नाम राजमहल आता ना तो ठीक होता। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपके क्या है, याद रखना है, इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए अगला। हाँ अगला है, राजस्थान के किस जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई। इंग्लिश में आप इसे पढ़ते हैं वार म्यूजियम। तो वार म्यूजियम जहां स्थापित है वो जिला है जैसलमेर। लेकिन याद रखिएगा आपको पूछा जाए वोग थ्रू वार म्यूजियम, वोग थ्रू वार जो म्यूजियम है ये डब्लू आकार का है और ये कहां पर है, तो याद रखिएगा जयपुर में। लेकिन केवल वार म्यूजियम पूछे तो है आपके जैसलमेर में। ठीक है, याद रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 10। लीजिए पूछा जा रहा है, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार व निर्वासित होने वाली राजस्थान की जो पहली महिला है वो कौन थी, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर है वह है श्रीमती अंजना देवी चौधरी, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 11। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 11 क्या कह रहा है, देखिए पूछा जा रहा है, राजस्थानी तारा भांत की ओढ़नी का पहनावा किस में प्रचलित है। देखिए तारा भांत की ओढ़नी या जवार भांत की ओढ़नी, ऐसे भी आ सकता है। तो जवार भांत की ओढ़नी, तारा भांत की ओढ़नी, केसर भांत की ओढ़नी, ये सब की सब जो ओढ़नी है वो कौन सी महिलाएं हैं, याद रखिएगा आदिवासी महिलाएं। जाट महिलाओं द्वारा याद रखिएगा सर्वाधिक पिल्ला पोमचा ओढ़ा जाता है। ठीक है, वैसे पिल्ला पोमचा बच्चे के जन्म पर ओढ़ा जाता है, लेकिन कौन सी जाति की महिलाओं द्वारा सर्वाधिक, तो जाट जाति की महिलाओं द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 12। अगला है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक तरफ ग्रंथ है एक तरफ लेखक है, सुमेलित नहीं है। एकलिंग महाकाव्य महाराणा कुंभा, एकलिंग महात्म्य, वैसे पूरा नाम तो ये है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। प्रबंध चिंतामणि ये आपके मेरुतुंग है, कोई दिक्कत नहीं। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, लेकिन प्रबंध जो कोश है वो हरिसेन का नहीं है। ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है ये पूरा तो नाम है एकलिंग महात्म्य। देखिए एकलिंग जो महात्म्य है इसको शुरू किया था कुंभा ने, इसको पूर्ण किया था कानाव्यास ने। ऐसा कभी सिंगल पूछा जाए पूर्ण करने वाले कौन थे, कान्याव्यास। जैसे पृथ्वीराज रासो है उसको लिखा चंद्र बरदाई ने है, लेकिन पूर्ण चंद्र बरदाई के पुत्र जलहन ने किया है, उसी प्रकार ये है।
यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। लीजिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 13। क्या कह रहा है देखिए, पूछा जा रहा है सबरीमाला अयप्पन मंदिर किस राज्य में स्थित है। यह है आपके कहां पर, तो केरल के अंदर। कहां पर है, केरल में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 14। देखिए प्रत्येक बिंदु से क्वेश्चन है, प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन है। चाहे आप कल्चर के अंदर कोई भी टॉपिक देख लीजिए, सब टॉपिक से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन आ रहा है। अब यहां पर देखते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा, एक तरफ लोक नृत्य है एक तरफ क्षेत्र है, पूछ रहा है नहीं है। देखिएगा आप सब जानते हैं बम जो है वो भरतपुर का है, ढोल है वो कहाँ का है, जालोर का, गिद्दड़ है वो है शेखावटी का, लेकिन घेर जो है वो मेवात का नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ये याद रखना आपको, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट 15 नंबर। क्या कह रहा है वो देखिए, 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर है 15। लीजिए बड़ा अच्छा बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक तरफ आपके कुछ वाद्य यंत्र दे रखे हैं और एक तरफ जाति दे रखी है, कौन सा वाद्य यंत्र किस जाति से संबंधित है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहले है सारंगी। सारंगी जो है वो है आपके किससे, तो याद रखिएगा लंगा जाति से, ठीक है। पुंगी जो है वो आपको याद रखना है, हाँ पुंगी जो है वो है आपके कालबेलिया जाति से। किससे है, कालबेलिया जाति से, याद रखिएगा। हाँ, और कामायचा जो है वो है मांगनियार, ठीक है। और रावण हत्ता जो है वो है आपके भोपों से संबंधित। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के थे। आप ईओ और आरओ के भरोसे मत रहना कि उसमें जैसे क्वेश्चन आए थे आपके एग्जाम में वैसे आएंगे, नहीं आएंगे। देखिए संगणक का ये पेपर इस प्रकार के क्वेश्चन थे, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से मिलान हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारंगी हो जाएगा लंगा, पुंगी हो जाएगी आपके कालबेलिया, कामायचा हो गया आपके मांगणियार, और रावण हत्ता हो गया भोपे, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा शानदार सा क्वेश्चन ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 21। ये लीजिए, पॉलिटी से संबंधित, करंट से संबंधित, जैसे भी आप समझे। निम्नलिखित में से किसको राजस्थान में छठे वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो वो है आपके प्रद्युमन सिंह। याद रखिएगा कौन है, प्रद्युमन सिंह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 22। पूछा जा रहा है राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियां हिस्सा किसका है। देखिए ये जो मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं, इनका जो विस्तार है वो आपके कोटा और झालावाड़ जिलों में है। जिला पूछे तो कोटा झालावाड़ है, राजस्थान का क्षेत्र पूछे तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, ठीक है। और आप जानते हैं कि अरावली की पहाड़ियां, सतपुड़ा की पहाड़ियां मैदानों का भाग नहीं है, बल्कि कौन सा है, विंध्यन की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 23। क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर है 23। निम्नलिखित में से कौन सा, एक तरफ लिपनेर है एक तरफ लाभान्वित जिले हैं और सुमेलित नहीं है। देखिए डॉक्टर करणी सिंह लिपनेर जोधपुर और बीकानेर सही है। गुरु जम्बेश्वर बीकानेर जोधपुर और जैसलमेर ये भी सही है। पोखरण वाली जो है डॉक्टर जयनारायण, वो जैसलमेर और जोधपुर ये भी सही है, ए बी सी सही है। वीर तेजाजी जो है ये नागौर और जोधपुर के लिए नहीं है, ये केवल एक ही जिले के लिए है, वो जिला है बीकानेर। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपके सामने क्या था, सुमिलित नहीं था, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 24। क्वेश्चन नंबर है 24। क्या कह रहा है, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिलों का सही घटता हुआ क्रम है। अब आपको नवीनतम रिपोर्ट याद रखनी है, बाकी इसका जो आंसर है वो तो सी है, क्योंकि सर्वाधिक जो वन है वो आपके किस जिले में है, याद रखना उदयपुर, ठीक है। उसके बाद मेलवर, फिर प्रतापगढ़, फिर आपके क्या है 12, ठीक है। चलिए अगला देखिए
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले भूकंप से सबसे कम प्रभावित होते हैं? तो वो है आपके राजस्थान का उत्तरी भाग, गंगानगर और याद रखिएगा हनुमानगढ़। गंगानगर और याद रखिएगा हनुमानगढ़। ठीक है, अगला देखिए। अगला आपके सामने, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व या संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में अवस्थित नहीं है? देखिए, साकंबरी झुंझुनू वाला है, मनसा माता झुंझुनू है, बीड़ झुंझुनू है। ये जो गोगेड़ाव है ना, ये कंजर्वेशन रिजर्व जिस जिले में है वो है नागौर। नागौर में एक तो गोगेलाव है, एक रोटू है, याद रखिएगा। तो हर एक बिंदु से क्वेश्चन आया है। अगला देखिए, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 27। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है आपको कि राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान स्थित है? वही राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान, नेशनल जीवाश्म पार्क, या आप बोल दें आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क। ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर के अंदर। ये कहां पर है? ये याद रखना है, जैसलमेर में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 28। हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार क्या है? हाड़ौती जो प्रदेश है ना, उसके अंदर जो मिट्टी पाई जाती है वो काली मिट्टी है, लेकिन अमेरिका के वैज्ञानिकों के अनुसार उसी मिट्टी का नाम क्या है? वर्टिसोल्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 29। पूछा जा रहा है, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व निवेश निगम रिको की बात हो रही है। देखिए, रिको की जब बात होती है कि रिको की स्थापना कब हुई, तो इसके दो आंसर होते हैं। एक तो 1969 और एक ये स्वतंत्र रूप से विकसित हुआ था 1980 में। अब आपको ये देखना है इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन में है। आप कहेंगे यहाँ पर तो सर 1969 है, आप कहेंगे सर दोनों ही ऑप्शन में होता तो क्या करना होता? तो फिर 1969, वरना इन दोनों में से जो आई। ठीक है, ये याद रखना है। और रिको का मुख्यालय आपको पता ही है, जयपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर है 30। हाँ, ये बड़ा बिल्कुल कूट से पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए, नीचे दिए गए कूट से। देखिएगा, भोराट का जो पठार है वो कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य स्थित है क्या? आप कहेंगे सर भोराट का जो पठार है वो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य है। ये तो गलत है। उत्खात स्थलाकृति चंबल बेसिन में मिलती है, बिल्कुल मिलती है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, बिल्कुल 1055 जिसकी ऊंचाई है, और ये शिखर के अंदर है। यानी कि 2 और 3 सही है, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बड़ा के सामने, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? ऑप्शन है आपके सामने, महमूद गजनी, मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश, या फिर अलाउद्दीन खिलजी। सिंपल सी बात है, आप सब जानते हैं कि लोक देवता जो गोगा जी है, इनको एक उपाधि है, वो है जहार पीर की। और जहार पीर की गोगा जी को उपाधि देने वाले कौन थे? तो याद रखिए, महमूद गजनवी। कौन थे? महमूद गजनवी। तो सिंपल सी बात है, गोगा जी किस शासक के समकालीन? महमूद गजनी या गजनवी। जहार पीर का अर्थ होता है साक्षात देवता। गजनवी ने गोगा जी को क्या कहा था? साक्षात देवता, यानी कि जहार पीर। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी, महमूद गजनवी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या पूछा जा रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने पूछा जा रहा है, मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, कि जब मीरा ने
चित्तौड़ का परित्याग किया था उस समय चित्तौड़ यानी मेवाड़ के शासक कौन थे? देखिए, मीरा आप सब जानते हैं, संत मीरा, जिनके बचपन का नाम पेमल, जिनका जन्म 1498 ईस्वी के अंदर कुड़की ग्राम पाली में हुआ, जिनका विवाह आप सब जानते हैं, इनके पति का नाम था भोजराज। कौन थे? भोजराज। भोजराज कौन है? तो याद रखिएगा, सांगा का पुत्र, सांगा का पुत्र। ठीक है। अब यहां क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि मीरा द्वारा चित्तौड़ का परित्याग कब किया गया था। तो याद रखिएगा 1533 में। और अगले ही साल आपको पता होगा चित्तौड़ पर अटैक हुआ था गुजरात के बहादुर शाह का। तो इस समय शासक कौन थे? आप कहेंगे सर इस समय शासक थे विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। कितने गहरे से पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए कि मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो याद रखिए विक्रमादित्य। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 3। क्या पूछा जा रहा है? देखिए एक एक क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। पूछा जा रहा है किस दुर्ग में जोर नहीं हुआ था? ऐसा कौन सा दुर्ग है जहां पर जोहर नहीं हुआ? देखिए जालोर के अंदर तो हुआ था आपके 1311 ईस्वी में। अब गागरोन की बात है तो आप सब जानते हैं गागरोन के अंदर आपके 1423 और 1444 दो बार हो रखा है। शिवाना के अंदर हो रखा है 1308 में। मतलब जहां पर नहीं हुआ है वो है आपके जयगढ़ दुर्ग, जो है आपके जयपुर में। और ऐसे पूछ रहे थे ना कि राजस्थान का वह किला जहां पर सर्वाधिक जोहर हुए हैं, तो सर्वाधिक जोहर वाला है आपके चित्तौड़। कौन सा है? चित्तौड़। इसीलिए आज भी यहां पर जोहर मेला भरता है चित्तौड़ जिले में, याद रखिएगा। ठीक है। और ऐसे पूछता कि राजस्थान का वह जिला जहां पर अर्ध शाखा हुआ है, तो भी याद रखिएगा जैसलमेर 1550 में। ठीक है। तो जोहर और शाकों से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। क्या पूछा जा रहा है? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित हैं? वो जो शैली है वो है आपके जयपुर। कौन सी है? याद रखिएगा जयपुर। ऑप्शन नंबर 4। और वैसे देखिए आप सब जानते होंगे कि चेचक की देवी किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे शीतला माता। और शीतला माता का जो मंदिर है समझ लीजिए आप। और क्वेश्चन नंबर 17 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन इतने एग्जामों में पूछ लिया, आपको खुद को पता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा ग्रामीण जिला है जिसका लिंगानुपात 1000 से अधिक है, और वो भी 2011 के अनुसार। क्योंकि राजस्थान का वह जिला जिसका सर्वाधिक लिंगानुपात है वो भी डूंगरपुर है, वो भी 994 है। लेकिन राजस्थान का एकमात्र ऐसा ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जिसका लिंगानुपात 1000 से अधिक है वो है पाली 1003। इसीलिए क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा है ये ग्रामीण जनसंख्या जिसका लिंगानुपात 1000 से अधिक है, वो है पाली। याद रखिएगा 1003 लिंगानुपात। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? बकरी की है बरबारी, गोवंश है नाली, भेड़ है जैसलमेरी, भैंस है भदावरी। यहां पर पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए ये जो नाली है ना, ये गोवंश यानी कि गाय की नस्ल नहीं है, ये भेड़ की नस्ल है। और ये जो नाली नामक भेड़ की नस्ल है ये आपके पाई जाती है हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर क्षेत्र में। राजस्थान के उत्तरी भाग में भेड़ की नस्ल है जिसका नाम क्या है? नाली। ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने है 19। पूछा जा रहा है आपको अरावली पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? अच्छा 4
चोटियां दे रखी है और आपको पूछ रहा है अरावली पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च है। नाहरगढ़ की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई आपको 700 मीटर के आसपास मिलती है। ठीक है, सज्जनगढ़ की यदि आप बात करते हैं तो 934 भी मिलती है और 938 भी मिलती है। ठीक है, तारागढ़ की ऊंचाई 873 मीटर है, लेकिन कुंभलगढ़ की जो ऊंचाई है वो है 1224 मीटर। मतलब इनमें जो सर्वोच्च है वो है आपके कुंभलगढ़। ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर, 1224, 12 का डबल 24 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी आजकल तो आपको पता ही है चोटियों से क्वेश्चन वही पूछता है, 4 चोटियां देता है और पूछता है निम्न में से दी गई चोटियों का आरोही या अवरोही क्रम है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 20। क्या पूछा जा रहा है? एक तरफ कुछ पर्यटन स्थल दे रखे हैं और एक तरफ वो कहां पर है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, एक तरफ पर्यटन स्थल है और एक तरफ वो कहां पर है ये पूछ रहा है। जैसे 84 खंभों की छतरी कहां पर है, तो आप कहेंगे सर 84 खंभों की जो छतरी है वो है आपके बूंदी में। कहां पर है ये? बूंदी में, मतलब एक के अंदर 4 है। ठीक है, फिर है दौलते बाग। अब सिंपल सी बात है, दौलते बाग कहां पर है? आप कहेंगे सर ये तो आना सागर झील के पास अजमेर में है। ठीक है, लालगढ़ कहां पर है? मतलब बीकानेर में। और जग मंदिर कहां पर है? उदयपुर में। 84 खंभों की छतरी बूंदी में, ठीक है, एक में 4। दौलत बाग अजमेर में, ठीक है, लालगढ़ बीकानेर में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। और जग मंदिर कहां है? उदयपुर में। अगला देखिए, अगला क्या क्वेश्चन है। इस प्रकार क्वेश्चन आते ही आपको पता है एक तरफ पर्यटन देता है, पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 21। देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछ रहा है, देखिएगा, ये रहा। चलो यही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन से भूमंडलीकरण के परिणाम हैं। भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें ऐसे कौन कौन से हैं जो भूमंडलीकरण के परिणाम हैं। पहला ऑप्शन है नई व्यापार व औद्योगिक नीति। बिल्कुल है, नए व्यापार लगाएंगे ना, और औद्योगिक नीति। नई बैंकिंग व वित्त नीतियां, बिल्कुल ये भी है। श्रम बाजार सुधार, बिल्कुल ये भी है। राजस्व और राजकोषीय सुधार, मतलब ये भी है। सारे ही हैं 21 में, तो ए बी सी और डी। ए बी सी और डी। अच्छा, चौथा ऑप्शन कहाँ है वो भी देख लेते हैं, उसमें क्या दे रखा है। ए बी सी डी, बिल्कुल ये सारे ही हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन से भूमंडलीकरण के परिणाम हैं, तो सारे ही हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 22 आपके सामने। क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है आपको, दे लीजिए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन सी जेट स्ट्रीम की चारित्रिक विशेषता है। ऑप्शन 1 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रभावशाली बहाव, बिल्कुल सही है, जेट स्ट्रीम, तेज हवाएं। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? भूविक्षेपी पवनों के विसरा पर बैंड, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? अनियमित एवं ऋतुवत विस्थापन का प्रदर्शन, बिल्कुल ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी 300 से 400 मीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तथा भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। जी नहीं, डी नहीं है। ए बी और सी ये तीनों सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन है आपके सेकंड ग्रेड के लिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 23। क्या पूछा जा रहा है? देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 23। पूछा जा रहा है भारतीय मानसून के वार्षिक चक्रण हेतु भूमि तथा सागरीय भागों के गर्म होने की विभिन्न दरों पर आधारित तापीय संकल्पना किसने दी थी? बताइएगा। भारतीय मानसून के वार्षिक चक्रण हेतु भूमि तथा सागरीय भागों के गर्म होने की विभिन्न दरों पर आधारित तापीय संकल्पना किसने दी थी? तो याद रखिए यह है आपकी ई हेली। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 24। क्या पूछा जा रहा है? देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 24। एक तरफ उद्योग है और एक तरफ आपके ये बताना है कौन सा उद्योग कहां पर स्थित है। बताइए। देखिए, सूती वस्त्र उद्योग कहां पर है? डीडवाना, गुलाबपुरा,
भिवाड़ी या मकराना। अब सूती वस्त्र उद्योग की बात करते हैं तो ये है आपके गुलाबपुरा, जो आपके कहां पर है, भीलवाड़ा। ठीक है, फिर है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, नमक उद्योग, संगमरमर उद्योग। अब सिंपल सी बात है, आप कहेंगे सर संगमरमर उद्योग को तो मिला दीजिए मकराना, ये है आपके नागौर, सफेद संगमरमर के लिए ना। नमक उद्योग को मिला दीजिए आप डायरेक्ट कहां से, डीडवाना, नागौर से। और जो बचा है वो है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग मतलब भिवाड़ी, और भिवाड़ी कहां पर है, अलवर में। तो ऐसे क्वेश्चन, एक तरफ उद्योग दे दिए और एक तरफ स्थान पूछ लिया। सूती वस्त्र उद्योग गुलाबपुरा भीलवाड़ा, एक के अंदर दो है, एक के अंदर दो है, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर। लीजिए सेशन का अंतिम क्वेश्चन, यही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके। एक तरफ है आपके पर्यटन की प्रकृति और एक तरफ है पर्यटन केंद्र। क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए, एक तरफ पर्यटन की प्रकृति दी है और एक तरफ दिया है आपके पर्यटन केंद्र, कि कौन सा पर्यटन केंद्र किस प्रकार का है, यह मिलान करना है। शायद इससे शानदार क्वेश्चन आज के सेशन का नहीं हो सकता। और एक वो मीरावाड़ा, दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। अब आपको ये मिलान करना है, सच सच बताइएगा, आराम से मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ ये स्थल हैं, आपको ये बताने हैं कि ये स्थल कौन सी श्रेणी के हैं। सबसे पहले वो ढूंढो जो आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले वो ढूंढना है जो आपको आता है। ठीक है, देखिए इसमें से ऐतिहासिक पर्यटक कौन सा है। ताल छापर एक अभयारण्य है, देलवाड़ा जैन मंदिर है, गणेश्वर एक पुरातात्विक स्थल है, जबकि रणथंबोर ऐतिहासिक पर्यटन है, क्योंकि यहां पर जोहर वगैरह हो रखा है राजस्थान का पहला। तो एक के अंदर तो एक है। दूसरा है धार्मिक पर्यटन, इनमें से आप कहेंगे सर जो धर्म से या जो धार्मिक पर्यटन है वो है आपके देलवाड़ा, वो कौन सा है, याद रखिएगा देलवाड़ा। अब प्राकृतिक या प्रकृति का नजारा गणेश्वर में दिखेगा या ताल छापर में, आप कहेंगे सर ताल छापर अभयारण्य है और वहां पर प्रकृति का नजारा ही अलग है, मतलब ये कौन सा है, ताल छापर, ये एक प्राकृतिक पर्यटन है, जबकि गणेश्वर एक सभ्यता जो शिखर के अंदर है, ये पुरातात्विक पर्यटन स्थल है। देखिए पूछने का तरीका देखिए, एक तरफ पर्यटन की प्रकृति दी और एक तरफ पर्यटन के स्थल दिए और कहा कौन सा पर्यटन स्थल किस प्रकृति का है। तो रणथंबोर ऐतिहासिक, गणेश्वर पुरातात्विक, ये देलवाड़ा धार्मिक, और ताल छापर कौन सा हो गया, प्राकृतिक पर्यटन। ये तो यहां पर जो ऑप्शन है एक के अंदर ए है, धार्मिक पर्यटन में देलवाड़ा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपके सामने और आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ऐसा कौन सा युग्म है जो सही नहीं है, जिसमें आपको एक तरफ दे रखा है प्राचीन अंचल यानी राजस्थान का प्राचीन क्षेत्र और सामने दे रखे हैं आधुनिक जिले, और पूछा जा रहा है कौन सा युग्म सही नहीं है। आइए एक एक बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आपके सामने मत्स्य देश, और मत्स्य देश के सामने दे रखा है अलवर भरतपुर। आप कहेंगे सर अलवर भरतपुर और जयपुर का जो क्षेत्र है ये कहलाता है आपके मत्स्य देश, इसमें कोई डाउट नहीं है, एक नंबर तो सही है। लेकिन आपको यहां पर यह भी याद रखना है, यदि आपको पूछा जाए मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी है, तो फिर याद रखिएगा विराटनगर, जिसका वर्तमान में नाम है बेराट जयपुर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, जांगल प्रदेश, सामने दे रखा है बीकानेर। आप कहेंगे ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बीकानेर का ही प्राचीन नाम है जांगल प्रदेश, इसीलिए आप अक्सर पढ़ते हैं कि बीकानेर के जो शासक हैं उनकी उपाधि भी है एक जांगल दर बादशाह की। ठीक है, लेकिन आपको पूछा जाए कि जांगल जो देश है इसका विस्तार कौन कौन से जिलों में है, तो फिर याद रखिएगा बीकानेर और जोधपुर। लेकिन क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि जांगल प्रदेश की राजधानी कौन सा है, तो फिर याद रखिएगा आई छतरपुर नागौर। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने सीवी जनपद, और सीवी जनपद वर्तमान है चित्तौड़गढ़। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। और आपको पूछा जाए कि सीवी जनपद की राजधानी, तो याद रखिएगा मध्यमिका यानी कि नगरी चित्तौड़गढ़, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 है अर्बुद प्रदेश, सामने दे रखा है जालोर। आप कहेंगे सर ये गलत है, क्योंकि अर्बुद जो प्रदेश है ये है आपके माउंट आबू शिरोई, माउंट आबू याद रखिएगा कहां पर, शिरोई। तो यहां पर जो ऑप्शन है जो युग्म सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 70। क्वेश्चन नंबर 70 आपसे पूछा जा रहा है, अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ
मंदिर जिसका निर्माण सेठ पूर्णमल ने 1844 में करवाया, ये कहाँ स्थित है? देखिएगा, जब हम मंदिर निर्माण शैली की चर्चा करते हैं तो आप अक्सर पढ़ते हैं कि उत्तर भारत में जितने भी मंदिर बने हैं वो नागर शैली में है, और दक्षिण भारत के अंदर जितने भी मंदिर बने हैं वो द्रविड़ शैली में है। हमारे राजस्थान में एक प्रसिद्ध द्रविड़ शैली का मंदिर है, और जो आपके सामने है रंगनाथ जी का मंदिर, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोपुरम, देखिए नागर शैली और द्रविड़ शैली में अंतर क्या है? नागर शैली के अंदर जो मंदिर बने हैं उनके शिखर विशाल होते हैं, और हमारे राजस्थान में आपको सर्वाधिक जो मंदिर मिलेंगे वो नागर शैली में ही मिलेंगे। द्रविड़ शैली के अंदर, यानी कि आपने कोई साउथ की मूवी देखी है, जैसे बाहुबली चर्चा करूं, तो वहां पर जो मंदिर हमें बताया जा रहा है उसका विशाल दरवाजा है जिसे गोपुरम बोलते हैं। तो पूछा यही जा रहा है कि अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध जो रंगनाथ जी का मंदिर है, जिसका निर्माण सेठ पूर्णमल ने 1844 में करवाया, ये कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है ये पुष्कर अजमेर में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है आपके सामने 71। पूछा जा रहा है बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी है? ये समझ लीजिए कि वर्तमान के एग्जामों में भी ये बिसलदेव रासो इतना इंपॉर्टेंट ग्रंथ हो गया है कि हर एग्जाम के अंदर पूछा जा रहा है। देखिए, ये जो बिसलदेव रासो है इसके लेखक जो हैं वो याद रखिएगा कौन है? नरपति नाहले, याद रखिएगा। ठीक है, जिसके अंदर उल्लेख किसका है? बिशलदेव हम किसे बोलते हैं? आप कहेंगे सर विग्रराज चतुर्थ। तो आपको याद रखना है इसके अंदर उल्लेख जो है वो विग्रराज चतुर्थ और उसकी जो पत्नी है राजमती, इसके बारे में उल्लेख है। पत्नी कौन सी? राजमती। तो पूछा यही गया है कि मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी है? याद रखिएगा राजमती। अच्छा, आप भी ये कमेंट करके बताइएगा, ये जो बिसलदेव रासो है ये किस प्रकार का ग्रंथ है? बताइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, किस प्रकार का ग्रंथ है? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। ये एक श्रृंगारी ग्रंथ है कि प्रेम ग्रंथ है कि विरह ग्रंथ है, किस प्रकार का ग्रंथ है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने 2 इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 72, 72 नंबर। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है आपसे जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है, यानी कि लोक देवता से पूछा गया क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा जिला है जहां पर रामदेव जी की समाधि स्थली है। देखिएगा, प्रमुख क्वेश्चन है। तो आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर एक शब्द आप अक्सर पढ़ते हैं, पंचपीर। पंचपीर का तात्पर्य होता है ऐसे लोक देवता जिनकी पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों ही करते हैं, वो कहलाते हैं पंचपीर। और पंचपीर में शामिल हैं कौन से? रामदेव जी। याद रखिएगा पंचपीर में कौन कौन शामिल हैं? तो रामदेव जी, याद रखिएगा पाबू जी, याद रखिएगा गोगा जी, हड़बू जी और मांगलिया महाजी। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि निम्न में से राजस्थान के वे प्रसिद्ध लोक देवता जो पंचपीर में शामिल नहीं हैं, और ऑप्शन मिलेगा आपको वीर तेजा जी। ये पंचपीर में शामिल नहीं है, ये याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो का आपका एग्जामिनर पूछता है। यहाँ पर है कि रामदेव जी की समाधि कहाँ पर है? तो आप सब जानते हैं जैसलमेर रूणीचा। याद रखिएगा रामदेव जी का जो मेला है रूणीचा जैसलमेर के अंदर, इसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है यहाँ पर आपके सामने 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। पूछा जा रहा है आपको नेक्स्ट, अगला, राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है? राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर है? उदयपुर है, जैसलमेर है, अजमेर है या फिर राजसमंद? तो आपको याद रखना है कि एकलिंग जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो आपके कहाँ पर है? याद रखिएगा स्थान है आपके सामने कैलाशपुरी उदयपुर। और याद रखिएगा कि कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर ये जो एकलिंग जी का मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया है? तो फिर याद रखिएगा बप्पा रावल ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसने करवाया है? बप्पा रावल ने। बस आप ये कमेंट करके बता दीजिएगा कि बप्पा रावल ने जो एकलिंग जी का मंदिर बनाया है
इसके चारों ओर परकोटा किसने बनाया है? एकलिंग जी के मंदिर के चारों ओर परकोटे का निर्माण किसने करवाया है? यह आपके लिए क्वेश्चन है। इसका परकोटा किसने बनाया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइएगा। चलिए अगला फैक्ट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 74। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है आपके सामने। पूछा जा रहा है डॉक्टर जेनान व्यास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऐसा कौन सा कथन है जो गलत दे रखा है? देखिए, एक नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है कि ये मारवाड़ लोक परिषद के सक्रिय सदस्य थे। आप कहेंगे बिल्कुल सर, डॉक्टर जेनान जो व्यास हैं वो मारवाड़ लोक परिषद के एक सक्रिय सदस्य थे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, तरुण राजस्थान के संपादक थे। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तरुण राजस्थान के भी ये संपादक थे। इनके स्वयं के भी 3 समाचार पत्र और थे, जैसे आगी बाण है, राजस्थानी भाषा के अंदर है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके ब्यावर से निकाला गया। अखंड भारत है आपके, जो कि हिंदी भाषा में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक आपके पीप नामक समाचार पत्र है जो कि अंग्रेजी भाषा में है। तो ये सारे इन्हीं के। अगला है 1951 में वे अपना पहला विधानसभा चुनाव हार गए थे। बिल्कुल, राजस्थान में जब प्रथम आम चुनाव हुए थे तो उसके अंदर इन्होंने चुनाव 2 जगहों से लड़ा था, एक तो जोधपुर से भी और एक जालोर से भी, क्योंकि ये मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन दोनों ही पदों से पराजित हो गए थे। ये भी सही है, हार गए थे ये। और अगला है, इन्होंने 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। ये कथन गलत है। डॉक्टर जेनान व्यास ने 2 बार राजस्थान के सीएम के रूप में कार्य किया। एक बार तो ये थे मनोनीत, जिसे मन से चुना गया था, और एक बार हुए थे ये निर्वाचित। ठीक है, तो ऐसा भी पूछा जाए, राजस्थान के एकमात्र सीएम जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों बने हैं, एक ही है डॉक्टर जेनान व्यास, याद रखिएगा। ठीक है, डॉक्टर जो जेनान व्यास है, याद रखिएगा, इन्हें धुन का धनी कहा जाता है। धुन का धनी इन्हें कहा जाता है। शेर ए राजस्थान, याद रखिएगा, शेर ए राजस्थान। और डॉक्टर जेनान व्यास, आप सब जानते हैं कि यही प्रकाश में लेकर आए थे ढोल नृत्य को। ये एक और अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये भी है कि भारत छोड़ो आंदोलन के तहत डॉक्टर जेनान व्यास को कहाँ कैद किया गया था? तो याद रखिएगा, शिवाना किले में। इनकी एक पुस्तक भी है, पोपा बाई पोल और मारवाड़ की अवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और डॉक्टर जेनान व्यास ने ही मारवाड़ यानी कि जोधपुर प्रजामंडल का गठन किया था 1934 के अंदर। ये भी क्वेश्चन आप जानते ही हैं। चलिए, जो भी हो, क्वेश्चन बड़ा शानदार था, पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 75। पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर है। राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? देखिएगा, राजस्थान की साक्षरता दर पूछे तो है आपके सामने, याद रखिएगा, 66.1%। लेकिन इनमें भी आपको पूछा जाए कि पुरुष साक्षरता, तो याद रखिएगा 79.2%। ये आपकी क्या है? पुरुष साक्षरता है, याद रखिएगा। यदि आपको महिला साक्षरता पूछे तो फिर हो जाएगा आपके सामने 52.1%। तो ये तो है महिला साक्षरता, याद रखना है। ये है आपके सामने पुरुष साक्षरता, और ये है आपके राजस्थान की टोटल साक्षरता। तो देखिए, क्वेश्चन अक्सर साक्षरता और ज्यादातर लिंगानुपात, और आजकल लिंगानुपात के अंदर भी शिशु लिंगानुपात से ज्यादा पूछा जा रहा है, तो भी आपको याद रखना है। यहां पर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे हमें, देखिएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब करंट से रिलेटेड जिस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, उन सब के बारे में चर्चा करते चलेंगे। ठीक है, देखिएगा, एक एक क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट, अगला क्या कह रहा है, ये लीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 51। क्या कह रहा है, देखिएगा। पूछा जा रहा है आपको, राजस्थान में विंध्यन कंगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है?
देखिएगा, राजस्थान में जो विंध्यन कंगार क्षेत्र है ये है कौन से क्षेत्र में, तो याद रखिएगा ये है आपके दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है जिसे आप पढ़ते हैं हाड़ौती का पठार और जिसे आप पढ़ते हैं मालवा का पठार। पूछा जा रहा है ये किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है, ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट, बेसाल्ट या बालू का पत्थर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा कौन सा, बालू का पत्थर। ठीक है, चलिए मतलब एक क्वेश्चन योजना से। आस्था जो योजना है याद रखिएगा इसका जो संबंध है वो विशेष योग्य जन से है। ठीक है, अभी जो वर्तमान के अंदर पूछे जा रहे हैं वो इस प्रकार के क्वेश्चन है आपके सामने। जैसे सर्वाधिक जो चर्चा में है अभी वह है पालनहार योजना, तो कमेंट करके बताना पालनहार योजना का संबंध किससे है। भाई पिछली बार ये पूछा गया था, इस बार इसकी जगह ये दे देगा और पूछ लेगा पालनहार योजना का संबंध किससे है, बताइएगा पालनहार योजना का जो संबंध है वो किससे है। चलिए अगला देखिएगा, अगला है आपके सामने चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत है। अब चांदमारी स्थान आपको पता ही है झुंझुनू के अंदर है, जो किस धातु से संबंधित है, याद रखिएगा तांबा से। यहां पर आपको ऐसे भी पूछा जाए झुंझुनू वैसे भी कहलाता है क्या, याद रखिएगा ताम्र जिला। झुंझुनू को क्या बोलते हैं, ताम्र जिला। और झुंझुनू के अंदर ही स्थान है खेतड़ी जहां पर एक केंद्र स्थापित है HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। बताइए इसकी स्थापना कब की गई, यहां पर कुछ तो आपको भी बताना है। चलिए अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट आपके सामने। पूछा जा रहा है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान जो केंद्र है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला जो अनुसंधान केंद्र है ये कहां पर है। तबीजी अजमेर, लालगढ़ बीकानेर, शेवर भरतपुर या दुर्गापुरा जयपुर। अब जितने भी अनुसंधान केंद्र हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रसिद्ध की यदि मैं चर्चा करता हूं तो देखिए एक तो स्थान तबीजी वाला है अजमेर, जहां पर आपके क्या है, याद रखिएगा राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। ये एक आप याद रखिएगा बिछवाल कहां पर है, बीकानेर के अंदर, और यहाँ पर है आपके केंद्रीय शुष्क बागवानी। इसके अलावा आपके शेवर है भरतपुर के अंदर, याद रखिएगा राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय है यहाँ पर। और इसके अलावा आपके ये भी तो पूछे जाते हैं कि काजरी और आफरी ये कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है कि काजरी और आफरी जो है ये आपके जोधपुर के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपके ए इज करेक्ट आंसर। आप ये भी देखेंगे कि 17 के जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं हो सकता है कि आपको वर्तमान के एग्जामों के अंदर भी ये क्वेश्चन डिट्टो मिले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है आपको डायरेक्ट वन लाइनर के निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है। मतलब ये जो 4 ऑप्शन के अंदर आपको पहाड़ियां दे रखी है, मेरवाड़ा की पहाड़ियां, रोजा भाकर की पहाड़ियां, इशराना भाकर की पहाड़ियां और गिरवा की पहाड़ियां। पूछा ये जा रहा है कि ऐसी कौन सी पहाड़ियां हैं जो मध्य अरावली का भाग है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये जो हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान के बीच में ये जो अरावली है, इस अरावली को 3 भागों में आप पढ़ते हैं, दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि मध्य अरावली का कौन सा भाग है। देखिए ये जो गिरवा की पहाड़ियाँ हैं ये तो होती है आपके उदयपुर में। कहाँ पर है, उदयपुर में। रोजा और इसराना भाकर जिस जिले में है वो है, याद रखिएगा जालोर में। और मेरवाड़ा की पहाड़ियां जिस जिले में आती है वो जिला है अजमेर। यदि आपको इतना ही आइडिया है कि कौन सी पहाड़ियां किस जिले में हैं, क्वेश्चन फिर भी हो जाएगा। क्योंकि अब देखिए उदयपुर कहां पर है, तो आप कहेंगे सर यहां पर, मतलब ये मध्य अरावली में तो नहीं आता है। सिंपल सी बात है। रोजा भाकर और इसराना भाकर है जालोर में, और आप सब जानते हैं कि जालोर अरावली का भाग ही नहीं है, जालोर तो मरुस्थल का भाग है। तो ये ऐसे ही डिलीट हो गया। बच्चा एक ही ऑप्शन कौन सा, मेरवाड़ा की पहाड़ियां। और आप सब जानते हैं कि मध्य अरावली का जो विस्तार है वो केवल एक ही जिले में है, और वो जिला कौन सा है, अजमेर। यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर। और यहां पर याद रखिए रोजा भाकर, इशराना भाकर, यदि आपको डायरेक्ट भाकर पूछता ना तो वो सिरोही जिले के पूर्वी क्षेत्र के अंदर तेज ढाल वाली पहाड़ियां हैं, आपको पता हो तो। क्लियर। आइए चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने पूछा जा रहा है राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है।
थार मरुस्थल राजस्थान वाला, और बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। ऑप्शन है पेराबोलिक, ऑप्शन है तारा, ऑप्शन है बरखान और ऑप्शन है गराउड। अब सिंपल सी बात है, यदि आपने नॉर्मल भी कभी पढ़ रखा है कि राजस्थान के अंदर बालू का स्तूप, बालू का स्तूप का मतलब है रेत का कोई ना कोई आकार या फिर टिल्ले का कोई ना कोई रूप क्या है, बालू का स्तूप। और हमारे राजस्थान में बहुत सारे बालू का स्तूप है, जैसे बरखान है, पेराबोलिक है, सब्र काफिज है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, या फिर अनुदेधरीय बालू का स्तूप है, या फिर आप यहां पर पढ़ते हैं सीप बालू का स्तूप, या फिर आप पढ़ते हैं आपके तारा बालू का स्तूप। मतलब जो नहीं है वो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ऐसे और ऐसे आपको पता होगा वर्तमान में एसआई के पेपर में भी पूछा गया था, जो हम कल सॉल्यूशन करेंगे उसका, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 ये एक प्रकार का बालू का स्तूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 3। क्या पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है। अब आप सब जानते हैं कि राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी आपको पूछे तो याद रखिएगा, आप सब जानते हैं वो कौन सी है, बांडी नदी। कौन सी है, बांडी नदी। बांडी नदी कहाँ से निकलती है, तो पाली की पहाड़ियों में। और पाली के अंदर कौन सा उद्योग लगा हुआ है, राज्य की सबसे बड़ी सूती वस्त्र उद्योग की मील कहाँ पर है, पाली में। मतलब रंगाई और छपाई उद्योग के लिए प्रदूषित जो जिला है वो है आपके पाली, नदी पूछे तो बांडी। और यही बांडी किसकी सहायक नदी है, लूणी की। तो ऐसे घुमा के पूछ लिया कि लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है, रंगाई छपाई उद्योग। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने पूछा जा रहा है, भोराट पठार जिसके मध्य स्थित है वे कौन सा है। अब भोराट का पठार, ऊपरमाल का पठार, मेषा का पठार, लसाड़िया का पठार, ये इतने प्रसिद्ध हो गए हैं कि एग्जामिनर पूछता ही पूछता है भोराट का पठार। अब ये जो भोराट का पठार है ये आपके 2 जिलों में है, एक तो उदयपुर और एक है आपके राजसमंद। लेकिन यहां पर जिले नहीं पूछे, स्थान पूछ लिए। तो उदयपुर का तो है आपके गोगुंदा और राजसमंद का है आपके कुंभलगढ़। मतलब यह है कि गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य का जो पठार है उसे क्या कहा जाता है, भोराट का पठार। मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, कुंभलगढ़ और कौन सा, राजसमंद। सॉरी, कुंभलगढ़ राजसमंद में और गोगुंदा कहां पर है, उदयपुर में। इसी प्रकार आप वो पढ़ते हैं ना ऊपरमाल का पठार के भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया के मध्य का भाग, उसी प्रकार है गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़ के मध्य का भाग क्या कहलाता है, भोराट का पठार। ये भोराट का है, जबकि एक नाम आपने सुना होगा भोमट का पठार। कौन सा, भोमट का पठार। और ये जो भोमट का पठार है ये तो आपके यहां पर है, जैसे ये रहा हमारा राजस्थान, ये क्षेत्र है आपके भोमट का पठार। क्योंकि अभी एग्जाम में पूछा गया था भोमट का पठार किस राज्य के साथ लगा हुआ है, तो याद रखिएगा यहां पर है गुजरात। मतलब बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही, ये 4 जिलों का क्षेत्र है भोमट का, जबकि भोराट, उदयपुर और राजसमंद। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5। क्या पूछा जा रहा है, देखिए राजस्थान में सर्दी की वर्षा क्या कहलाती है। मतलब यहां पर डायरेक्ट पूछ रहा है कि राजस्थान में जो शीतकालीन वर्षा होती है, शीतकालीन वर्षा वो क्या कहलाती है। आप कहेंगे सर वो है मावट। कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि मावट क्या है, शीतकालीन वर्षा। मावट कहां से आती है, तो याद रखिएगा वो आती है आपके भूमध्य सागर से। कहां से आती है, भूमध्य सागर से। लाने में शायद कौन है, पश्चिमी विक्षोभ। मावट को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे इसे कहा जाता है आपके सुनहरी बूंदे, यानी कि गोल्डन ड्रॉप्स, सुनहरी बूंदे। और ये कौन सी फसल के लिए उपयोगी है, तो याद रखिएगा रबी की फसल। लेकिन प्रमुख रूप से फसल भी पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा गेहूं। बस ये है आपके, और दिसंबर माह में आती है, ठीक है, दिसंबर से जनवरी। तो याद रखिएगा क्या है, मावट। मावट क्या है, शीतकालीन। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है। हाँ ठीक है, ये हम मानते हैं कि नित्यवाही नदी किसे कहा जाता है, चंबल को, कोई दिक्कत नहीं। चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। आप कहेंगे जी नहीं, चंबल नदी का जो पानी है वो सिंचाई के रूप में भी है, पेयजल के रूप में भी है और उद्योग के रूप में भी यूज लिया जाता है। क्योंकि आप सब जानते हैं चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं और एक कोटा बेरा जैसा बांध है जिसका उपयोग केवल सिंचाई सुविधा में है, बाकी पेयजल में भी है। मतलब ये गलत है। तो ऑप्शन कथन ए सही है, बाकी आर गलत है। कथन ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। कितना शानदार क्वेश्चन दिया है, नदियों से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 13। क्या पूछा जा रहा है, देखिएगा पूछा जा रहा है निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है। मतलब वहां पर केवल चट्टानी भाग है, मरुस्थल नहीं है। शेरगढ़ शिव, ओसिया शेरगढ़, बायतू चौहटन, फलोदी पोखरण। आप सब जानते हैं कि 3 ऐसे स्थल, फलोदी, पोखरण और बालोतरा,
यहां पर मिलता है आपके क्या, याद रखिएगा हम्मादा, और हम्मादा क्या होता है तो याद रखिएगा चट्टानी मरुस्थल। और पूछ भी तो यही रहा है कि बालू का स्तूप मुक्त होना चाहिए, मतलब चट्टानी। तो फलोदी कहाँ है, जोधपुर में, पोखरण कहाँ है, जैसलमेर में, और बालोतरा कहाँ पर है, बाड़मेर में। मतलब हम्मादा पाया जाता है फलोदी, पोखरण और बालोतरा। पूछने का तरीका देखिए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 14। देखिए क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी पेटी फैली हुई। बांका पट्टी, बांका पट्टी या इसे आप क्या बोलते हैं, कुब्बड़ पट्टी। और ये क्या है आपके, आप कहेंगे सर फ्लोराइड का जमाव। क्या है, फ्लोराइड का जमाव। पानी में जब फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है तो दांत पीले हो जाते हैं और हड्डियां थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, आदमी झुक जाता है, बांका हो जाता है, इसीलिए बांका पट्टी। और पीछे से कूब निकल जाती है ना, वही है ये कुब्बड़ पट्टी। इसका विस्तार है आपके जाइल से लेकर पुष्कर, जाइल से लेकर पुष्कर। जाइल है आपके नागौर में और पुष्कर कहां पर है, अजमेर में। यहां पर एक ऑप्शन में है नागौर में। पूछा ऐसे भी जा सकता है कि कुब्बड़ पट्टी में कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस रोग। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 15। क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है आपको आहड़ के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आहड़, आड़ है ना आपके एक सभ्यता स्थल है आयड़, आयड़ नदी के किनारे, और ये कहां पर है, उदयपुर में। ये तो आप जानते हैं, जिसकी खोज अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा की गई। पूछ रहा है असत्य। देखिए आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। बिल्कुल सही है, आहड़ का जब उत्खनन हुआ तभी तो यहाँ पर मानव के जीवन पर प्रकाश पड़ता है कि यहाँ पर हमें मर्द भांड मिले हैं, मतलब मिट्टी के बर्तन मिले हैं। यहाँ के लोग जो थे वो ग्रामीण विशेष से थे, यही तो जानकारी मिलती। दूसरा, आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। जी नहीं, यहाँ पर हमें ईंटें नहीं मिली है। ये जो असत्य है वो ऑप्शन नंबर 2 है। फिर भी आगे बढ़ जाते हैं। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर है नहीं ना ईंटों का, और यही लैंड वापस यहां दे रखी है। चौथा है आहड़वासी दीवारों व नींवों को मजबूत व सौंदर्ययुक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्टाइज के टुकड़े और चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। बिल्कुल सही है, मतलब यहाँ पर जो आवासीय भवनें है ना, वहां की जो नींव है वो ईंटों की होती थी। ये बात गलत है, नींव ईंटों की नहीं होती थी। ठीक है ना। तो इतना थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 16। क्या पूछ रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, बेराट यानी कि जो विराट नगर है, प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया। अब सिंपल सी बात है, बेराट सर्वप्रथम जानकारी देने वाले थे दयाराम शाहनी। इसके बाद में जानकारी यानी उत्खननकर्ता जो थे उनमें 2 नाम मिलते हैं, नील रतन बैनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। यहां पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, दयाराम शाहनी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने है 17। क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है आपको निम्न में से किस विदेशी यात्री ने गुज्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति और समृद्ध का उल्लेख किया है। ऐसे कौन से विदेशी यात्री हैं जिन्होंने गुज्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में जानकारी दी। मार्को पोलो, जी नहीं, सुलेमान, यही तो है सुलेमान। कौन सा है, याद रखिएगा सुलेमान, जो मिहिर भोज के समय आया था। मिहिर भोज है ना आपके, मिहिर भोज जिसे आप गुज्जर प्रतिहारों का कहते हैं पितृहंता, जिन्होंने अपने पिता रामभद्र की हत्या करके सिंहासन हड़पा था, और प्रतिहारों का स्वर्ण काल भी इसी का काल कहलाता है। तो वही है सुलेमान, और सुलेमान ने मिहिर भोज को बोरा कहा था। ठीक है, इस्लाम का दुश्मन। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है देखिए। अच्छा ये थोड़ा कूट से है, तो ये लीजिए, पूरे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, शायद दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है वो देखिए। चलिए, पूरा तो वैसे नहीं दिखेगा, फिर भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो यहां तक सोल्व करना है, कर लेंगे जो भी होगा। देखिए क्या पूछा जा रहा है। बात पूरी अरुणाराज के बारे में है। अरुणाराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अपने राज्यकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया था। बिल्कुल सही है, इसीलिए तो आप पढ़ते हैं कि अरुणाराज ने तुर्कों के आक्रमण से अजमेर की भूमि अपवित्र हो गई थी, और इसको पवित्र करने के लिए आना सागर झील का निर्माण करवाया। सही है। ये मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा। जी नहीं, मालवा का जो नरवर्मन है इसका संबंध अरुणाराज के पिता से रहा है, और अरुणाराज के पिता हैं अजयराज। अजयराज ने मालवा के शासक नरवर्मन को पराजित किया था। ये बात तो गलत है, अरुणाराज से कोई संबंध नहीं है। तीसरा क्या है, उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया था। बिल्कुल, जिसका नाम था कांचन देवी।
कौन था? कांचन देवी। उसी से जन्म लेता है सोमेश्वर, और सोमेश्वर का पुत्र है आपके पृथ्वीराज तृतीय। वे अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया, बिल्कुल सही बात है। अर्णाराज की हत्या करने वाला इसी का पुत्र था जगदेव, इसीलिए जगदेव को कहा जाता है चौहानों का पितृहंता। कितना शानदार क्वेश्चन। ए गलत है, बाकी पहला, तीसरा और चौथा ये तीनों कथन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 19। पूछने का तरीका बहुत शानदार रहा है उस समय भी। ये लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 19। क्या पूछा जा रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है, रणथंबोर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन ने, खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंप दिया था? रणथंबोर की विजय के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसे सौंपा था? तो याद रखिएगा ये है आपके उलुग खां। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, क्योंकि नुसरत खां तो मारा गया था, आपको पता हो तो रणथंबोर में, और अकत खान था नहीं कोई, उमर खान। एक ही जानते हैं आप भाई, रणथंबोर पर आप दो लोगों को जानते हैं, उलुग खां और नुसरत खां। नुसरत खां मारा गया, बचा कौन? उलुग खां, इसको सौंपा गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 क्या कह रहा है, बहुत शानदार क्वेश्चन आ गया है। पूछा जा रहा है आपको, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया? अमीर खुसरो, जिसे हिंदुस्तान का तोता बोलते हैं, तूतिया हिंद, चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन। सिंपल सी बात है, इनकी आप एक ही पुस्तक पढ़ते हैं और वो है आपके खजाइन उल फुतू। और अलाउद्दीन चित्तौड़ पर एक और पुस्तक हमें जानकारी देती है, वो है पद्मावत, जिसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायशी। यहां पर अमीर खुसरो की पुस्तक कौन सी है? खजाइन उल फुतू। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 21। बहुत शानदार क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है? देखिए पूछा जा रहा है आपको, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण किया था? दो नाम आपको अक्षर बताते हैं, एक तो है झाला बिंदा और एक है आपके नाम, याद रखिएगा, झाला अज्जा। झाला बिंदा ने जिसके राज चिन्ह धारण किए वो है महाराणा प्रताप, और झाला अज्जा ने जिसके किए वो है आपके सांगा। यहां पर सांगा घायल होने के बाद में झाला अज्जा। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ये सेकंड ग्रेड के अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 22। क्या पूछा जा रहा है? देखिए अब ये क्वेश्चन आप कहेंगे सर अभी किसी एग्जाम में हमने देखने को मिला था। बिल्कुल हाँ, ये देखिए क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है, निम्नलिखित में से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? प्रताप के पक्ष में राम सिंह तंवर, जी हाँ बिल्कुल था, आपको पता भी होगा। और ये तो वो व्यक्ति हैं जो राज्याभिषेक में भी थे प्रताप के। झाला बिंदा भी थे राज चिन्ह धारण करने वाले। कृष्णदास चुंडावत भी थे। जो नहीं था वो था अशोक परमार। अशोक परमार जगनेर भरतपुर से आया था खानवा के युद्ध में सांगा की सहायता के लिए, और ऊपरमाल की जागीर भी दी थी जहां पर बिजोलिया स्थापित किया था, याद होगा। तो यहां पर 1, 2 और तीनों हैं, जबकि जो नहीं है वो अशोक परमार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 23। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 ये लीजिए। पूछा जा रहा है आपको, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की? विजय कटकातु की उपाधि धारण करने वाला कौन है? आप कहेंगे महाराणा राज सिंह, क्योंकि महाराणा राज सिंह ने जिसका विरोध किया वो है औरंगजेब। विवाद के कारण बहुत सारे रहे। औरंगजेब के खिलाफ जाकर राज सिंह ने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह किया। औरंगजेब के खिलाफ जाकर इन्होंने वीर दुर्गादास राठौड़ और मारवाड़ के अजीत सिंह को शरण दी। इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ जाकर वृंदावन से आए मूर्तियों को शरण दी, और झजिया कर जो वसूला था औरंगजेब ने, इसका पत्थर लिखकर विरोध किया था। इसीलिए उपाधि दी गई थी विजय कटकातु की महाराणा राज सिंह। क्वेश्चन नंबर है 24। क्या कह रहा है? देखिएगा, पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित है? अब सिंपल सी बात है, पंडित नैनूराम शर्मा जिन्होंने 2 प्रजामंडल, एक तो हाड़ौती प्रजामंडल का विघटन किया था, हाड़ौती प्रजामंडल 1934, लेकिन 35 में अलग हो गया कोटा, इसलिए वापस कोटा प्रजामंडल का भी गठन करने वाले कौन है? पंडित नैनूराम शर्मा, और इनके साथ में थे अविन हरि। क्लियर? अगला क्वेश्चन और हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 25। क्या पूछा जा रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है, संप सभा की स्थापना। संप सभा की स्थापना आप सब जानते हैं कब की गई थी? तो 1883 में। कहां पर की गई थी? शिरोई में। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1903 में। कहां पर हुआ था? मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा। और इसके गठन करता है गोविंद गिरी, जिन्होंने एक आंदोलन चलाया था, कौन सा? भगत आंदोलन। क्लियर? जिसके तहत वो घटना हुई थी ना मानगढ़ पहाड़ी वाली 17 नवंबर 1913, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। मेवाड़ भील कौर ने गोलियां चलाई और 1500 भील शहीद हो गए। पूछा जा रहा है आपसे कि राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र
ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? राजस्थान की ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसे ताम्रवती नगरी कहा जाता है? ताम्रवती नगरी जिसे कहा जाता है वो सभ्यता है, याद रखिएगा, अहाड़ सभ्यता। कौन सी है? अहाड़ सभ्यता। ये जो अहाड़ सभ्यता है ये जिस जिले में है वो जिला है आपके उदयपुर, और जिस नदी के किनारे विकसित है वो है आपके आयड़। याद रखिएगा ये अहाड़ सभ्यता किस प्रकार की संस्कृति है? तो याद रखिएगा बनास संस्कृति। तो ऐसा अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बनास संस्कृति वाली सभ्यता कौन सी है? अहाड़। ये जो अहाड़ है इसका जो स्थानीय नाम है वो याद रखिएगा इसका है आपके धुलकोट। धुलकोट का मतलब होता है मिट्टी का टिल्ला। इसका जो प्राचीन नाम है वो याद रखिएगा अगाटपुर। क्या नाम है? अगाटपुर। इसकी खोज की यदि आप बात करेंगे तो वो है आपके सामने अक्षय कीर्ति व्यास। कौन है? अक्षय कीर्ति व्यास, जिनके द्वारा खोज की गई थी 1953 में। अच्छा, इसके अलावा याद रखिएगा उत्खनन की यदि आप बात करते हैं तो अहाड़ का जो उत्खनन है वो किया गया है HD सांखलिया द्वारा। HD सांखलिया, हसमुख धीरजलाल सांखलिया द्वारा, याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर है वो है आपके सामने 2 इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा अहाड़ सभ्यता। कौन सी? अहाड़ सभ्यता को आप क्या बोलते हैं? ताम्रवती नगरी सभ्यता। जबकि ताम्रयुगीन सभ्यता की जो जननी है वो पूछे आपसे तो फिर हो जाएगा गणेश्वर। यदि आपको पूछे ताम्र जिला कौन सा है तो याद रखिएगा झुंझुनू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तो चलिए मैथ से रिलेटेड, तीसरा, हाँ ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 फिर आया आपके सामने। बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। क्या पूछा जा रहा है देखिए, निम्न में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा? आजकल ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं कि सांगा के बाद में गद्दी पर कौन बैठा, या राव चुंडा के बाद में गद्दी पर कौन बैठा, या फिर राव गांगा के बाद में कौन, इस प्रकार के क्वेश्चन। यहां क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था? ऑप्शन देखिए, महाराणा कर्ण सिंह। कर्ण सिंह जो गद्दी पर बैठते हैं ये कर्ण सिंह महाराणा प्रताप के पोते हैं। अमर सिंह के बाद में ये गद्दी पर बैठते हैं, ये तो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, अमर सिंह फर्स्ट की भी आप बात करते हैं तो ये प्रताप के बाद में, ये भी नहीं। वैसे इसका जो आंसर है महाराणा जगत सिंह के बाद में जो गद्दी पर बैठते हैं वो है आपके कौन? याद रखिएगा महाराणा राज सिंह। महाराणा जो राज सिंह है इनका जो टाइमिंग है याद रखिएगा 1652 से लेकर 1680 रहा है। ये किनके समकालीन है? तो याद रखिएगा शाहजहां और औरंगजेब दोनों के समकालीन रहे हैं। शाहजहां और औरंगजेब दोनों के समकालीन। महाराणा राज सिंह ही वे शासक हैं जिनके समय एक बार फिर मेवाड़ उठ खड़ा होता है, वरना इससे पहले तो थोड़ा निर्बल हो गया था। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा महाराणा राज सिंह, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ रखा है कि अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक कौन है? मतलब इतना एक महान डायनेस्टीज जिसका पतन इतनी जल्दी से हो गया था। ये जो पुस्तक है अर्ली चौहान डायनेस्टीज, ये है आपके किसकी? याद रखिएगा दशरथ शर्मा की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। पूछा जा रहा है शासक बनने से पहले कौन किक्का के नाम से भी जाना जाता था? अब आप सब जानते हैं किक्का का अर्थ होता है साहसी बालक। किक्का का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा साहसी बालक। किक्का जिसके बचपन का नाम है वो है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जिनका जन्म 9 मई 1540 जैठ शुक्ल तृतीया को हुआ था। याद रखिएगा जो गद्दी पर बैठते हैं आपके कब? तो 28 फरवरी 1572 को, याद रखिएगा। ठीक है, और जिनकी मृत्यु होती है 19 जनवरी 1597। महाराणा प्रताप जिन्होंने चावंड को राजधानी के रूप में विकसित किया था 1585 में। महाराणा प्रताप जिन्होंने 1576 के अंदर हल्दी घाटी लड़ा था और 1582 के अंदर दिवेर का युद्ध लड़ा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप से रिलेटेड एक जरूर बात याद रखिएगा कि इनके गुरु का नाम क्या है? तो याद रखिएगा राघवेंद्र। इनके गुरु का नाम क्या है? याद रखिएगा राघवेंद्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 7। पूछा जा रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर को जीतकर उसका नाम क्या रखा था। देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी की हम बात करते हैं तो हमारे राजस्थान में इन्होंने 3 नाम बदले हैं। एक तो याद रखिएगा 1303 के अंदर जीता था इन्होंने चित्तौड़, और चित्तौड़ को जीतकर इसका नाम कर दिया था खिजराबाद। क्या कर दिया था? खिजराबाद। 1308 के अंदर इन्होंने जीता था शिवाना, और शिवाना का नाम बदलकर क्या कर दिया था? याद रखिएगा खेराबाद। और 1311 के अंदर इन्होंने जालोर जीता था, और जालोर का नाम बदलकर क्या कर दिया था? याद रखिएगा जलालाबाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर सी, ये जो जालोर है ना, इसी का पहले प्राचीन नाम हुआ करता था, याद रखिएगा जाबालीपुर। ठीक है, क्या नाम था? जाबालीपुर। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम के लिए याद रखना आप। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, चलिए ये तो फिर मैथ का आ गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। पूछा जा रहा है सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? हरिपुरा, कलकत्ता, नागपुर या लाहौर? अक्सर हम जब राजस्थान में परजामंडल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? राजस्थान के परजामंडल। तो आप ये पढ़ते हैं कि राजस्थान के परजामंडल को कांग्रेस का जो समर्थन मिला था वो कब मिला था? तो आप कहते हैं सर 1938। इसीलिए आप अक्सर राजस्थान में सर्वाधिक जो परजामंडल है वो 1938 के बाद में ही गठित हुए हैं। 1938 के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन था कौन सा? याद रखिएगा हरिपुरा, और इसके अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ये चीज आप वहां परजामंडल पढ़ते हैं ना, तो वहां से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है आराम से। ठीक है, चले आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 14। क्या कह रहा है? वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी कौन था? वीर भारत सभा की पूछ रहा है, ये बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है ये। वीर भारत सभा, वीर भारत जो सभा है इसकी जो स्थापना है आप सब जानते हैं 1910 के अंदर कहां पर हुई है? कोटा में। और करने वाले कौन थे? याद रखिएगा केसरी सिंह बारट। और केसरी सिंह बारट की बहुत प्रसिद्ध रचना है एक, याद रखिएगा चेतावनीरा चुंगटिया। और चेतावनीरा जो चुंगटिया है ये किसके लिए लिखी थी? तो याद रखिएगा मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने 4 इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 15। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध है ये रचनाएं। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन है? मुद्रा राक्षस से आप समझ गए होंगे विशाख दत्त है। ये कौन है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। विशाख दत्त की रचना है बहुत प्रसिद्ध मुद्रा राक्षस, याद रखिएगा। चलिए, ये तो रीजनिंग से रिलेटेड आ गया आपके सामने। हाँ, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 18। एक कथन दे रखा है, ये आपके इंडियन हिस्ट्री से संबंधित है। क्या कह रहा है? विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, विदेशी शासन कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वे शव राज्य की बराबरी नहीं कर सकता। इस कथन में किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं? कि कोई भी विदेशी शासन चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे स्वयं राज्य की बराबरी थोड़ी कर सकता है। ये बात कही थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। और स्वामी दयानंद सरस्वती को आप जानते ही हैं, हमारे राजस्थान से संबंध रहा है बहुत गहरा। इनकी मृत्यु हुई थी हमारे राजस्थान के अंदर कब? 30 अक्टूबर 1883 के अंदर अजमेर में, और ये दिन था दीपावली का। इसीलिए आप पढ़ते हैं दीपावली के दिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपके सामने 4 इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिए। हाँ, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 20 नंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिए, निम्न में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? देखिएगा आहड़ जो सभ्यता है ये उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर।
यानी कि जो पूरा मेवाड़ क्षेत्र है इसके अंदर जो स्थल आएंगे वो लगभग किसके होंगे, आहड़ सभ्यता के। अब गिल्लुन देख लीजिए, आपके राजसमंद भगवानपुरा देख लीजिए, रोजड़ी देख। आप जब 3 नंबर पढ़ेंगे ना आभानेरी, तो आप पढ़ते हैं कि आभानेरी कहां पर है, दौसा के अंदर। इसका आहड़ सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, 3। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 21। गणेश्वर की सभ्यता खाली जगह संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। ये जो गणेश्वर सभ्यता है ये किस प्रकार की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है, देखिएगा। अभी हमने पढ़ा था कि आहड़ जो है वो तो है आपके किसकी, बनास संस्कृति की सभ्यता। और ये जो गणेश्वर सभ्यता है, वैसे आप सब जानते हैं इसे बोलते हैं ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। तो इसका संबंध जो जिस संस्कृति से होगा वो है आपके कौन सी, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, ताम्रयुगीन। और गणेश्वर की जो सभ्यता है ये आपके कहां पर है, तो याद रखिएगा नीम का थाना में। अब तो नया जिला बनी जाएगा, नीम का थाना करेंगे, शिखर करेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन वर्तमान के संदर्भ में तो याद रखना ही है शिखर। कौन सी नदी के किनारे, तो याद रखिएगा कांतली नदी के किनारे, ठीक है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 22 नंबर। ये भी बड़ा प्रसिद्ध रहा है। भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित है। भोजी जो लंबरदार है वो किस किसान आंदोलन से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे आपके भरतपुर से। किस किसान आंदोलन संबंधित है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, भरतपुर। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 23। जिनभद्र सूरी भंडार राजस्थान के किस शहर में स्थित है। अब जिनभद्र जो सूरी भंडार है ग्रंथ, यहां पर आप सब जानते हैं प्राचीनतम पांडुलिपियां रखी हुई है, प्राचीनतम पांडुलिपियां, ठीक है। और ये कहां पर है, तो याद रखिएगा राजस्थान के जैसलमेर जिले में। कहां पर है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, जैसलमेर, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा जैसलमेर। अब ये तो आपके फिर मैथ का क्वेश्चन आ गया, हाँ ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 क्या कह रहा है, पूछा जा रहा है कपड़े पर चित्रित नाद द्वारा। अब नाद द्वारा नाम आ गया है तो देख लीजिए, सियासन, पिछवाई, फड़ या घोड़ा। नाद द्वारा जो चित्रशैली है याद रखिएगा पिछवाई कला के लिए प्रसिद्ध है। अक्सर क्वेश्चन आता है ये, पिछवाई कला किस चित्रशैली से संबंधित है, याद रखिएगा नाद द्वारा से, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा अब तो ये आगे गया, चलिए देखते हैं जीके से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन। हाँ नहीं, यहाँ से शुरू हो तो गए थे क्वेश्चन। हाँ ये देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 36। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 36, बताइए क्या कह रहा है। पूछा जा रहा है सोने की भूकिया जगपुरा दिलवारा पेटी स्थित है। आप सब जानते हैं एक तो है आपके आनंदपुरा भूकिया, एक है आपके जगतपुरा भूकिया। ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सोने यानी कि स्वर्ण भंडार मिले हैं। ये किस जिले में है, तो याद रखिएगा बांसवाड़ा में। लेकिन आपको पता हो तो स्वर्ण भंडार मिले हैं देवतलई से भी, और देवतलई राजस्थान के किस जिले में है, तो याद रखिएगा भीलवाड़ा का क्षेत्र। ये भी एक याद रखिएगा, ठीक है। बाकी आनंदपुरा भूकिया और जगतपुरा जो भूकिया है यहाँ पर स्वर्ण भंडार, सोने के भंडार है, और ये किस जिले के अंदर है, तो याद रखिएगा बांसवाड़ा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है। अगला पूछा जा रहा है पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बरखान एवं शीप है क्या, नहीं। यहाँ पर अनुप्रस्थ पूछ रहा है, साथ में अनुदैर्ध्य भी नहीं पूछ रहा है, क्योंकि शीप तो क्या है, एक प्रकार का अनुदैर्ध्य ही है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, ये तो रेखीय परवल्य नहीं होगा, बरखान पवनमुखी नहीं होगा, बरखान और हाँ ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 याद रखिएगा, बरखान और जो परवल्य है ये हो जाएगा, ठीक है। बरखान तो आप जानते हैं वैसे भी वायु भंवर के कारण निर्मित अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप क्या कहलाता है, याद रखिएगा बरखान। और अनुप्रस्थ जैसा ही दिखता है बरखान, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला देखिए, हाँ ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 39। क्या कह रहा है, पूछा जा रहा है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। जैसे
ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, वैसे आरपीसी है। आरपीसी के अंदर चाहे सदस्य हो चाहे अध्यक्ष, कार्यकाल कितना होता है तो याद रखिएगा 662, जो भी पहले पूर्ण हो। यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल याद रखिएगा 3 वर्ष होता है। कितना होता है? 3 वर्ष। ठीक है, चलिए क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ऐसा कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? एक तरफ नदियां है, एक तरफ उसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, देखिएगा, चंबल की आप कहेंगे बिल्कुल मेज है, बनास की कोठारी है, काली सिंध की आहू है, लूणी की पार्वती नहीं है। पार्वती तो स्वयं किसकी है? चंबल की। जो असंगत है वो है ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, लूणी की पार्वती नहीं है, पार्वती तो स्वयं किसकी सहायक नदी है? चंबल की, याद रखना। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 42। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में एकीकृत संरक्षण मिशन का नाम क्या है? वो है, आप सभी को भी पता है, चर्चा में रहा था, नमामि गंगे प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा ही तो है। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में दर्जा कब दिया गया था? लीजिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 43। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है, 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के अंतर्गत पहली प्राइवेट ट्रेन कहां से कहां तक के लिए प्रारंभ की गई थी? यह भी करंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहा है, तो याद रखिएगा, कोयम्बटूर उत्तर से साई नगर शिरडी। चर्चा में रहा था, साईं बाबा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 44। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है, राजस्थान सरकार ने वेदांता समूह अनिल अग्रवाल वाला, याद रखिएगा, और जो आपके राजस्थान का सबसे बड़ा स्टेडियम है ना, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चौंप, वो वेदांता ग्रुप के फाउंडर उन्हीं के नाम पर है, अनिल अग्रवाल। तो वेदांता समूह के साथ 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को के रूप में विकसित करने के लिए समझौता हुआ है। तो अब ये जो विकसित होंगे ये नंदगढ़ के रूप में होंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, किस रूप में? नंदगढ़ के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला देखते हैं। अच्छा, अब तो आपके ये आ गए ना, आर टीर वगैरह। हाँ, ये लीजिए, देखिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 50। देखिए क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 50 नंबर। देखिए क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? अब साक्षरता दर सर्वाधिक किसकी है तो आपको पता ही है, कोटा की है। चलिए ठीक है, न्यूनतम किसकी है? जालोर की। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 51, आराम से पढ़ना है, आराम से आंसर देना है इसका। देखिए क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? कौन से ऐसे कारण हैं जो आपके प्रभावित करते हैं जलवायु को? देखिए, अक्षांशीय अवस्थिति है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल सर, अक्षांशीय जो स्थिति है इसी से तो हमें पता चलता है जलवायु का। देशांतर जो स्थिति है इससे हमें समय का पता चलता है, जलवायु का कोई लेना देना नहीं है, तो बी तो नहीं है। अब देखिए, बी नहीं है मतलब ऑप्शन नंबर 2 तो हो ही नहीं सकता। अरब सागर से दूरी, आप कहेंगे बिल्कुल सर ये भी है। उच्चावच बिल्कुल है, तो ए सी और डी जिसके अंदर है, ये देखो बी इसमें भी था, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है? देखिए, पूछा जा रहा है आपको कि राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? आपने नाम देखा कौन सा? सदाबहार वन। और आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान में जो सदाबहार वन है वो केवल एक ही क्षेत्र में है, और वो है माउंट आबू क्षेत्र। माउंट आबू क्षेत्र जिला पूछे तो याद रखिएगा सिरोही। इस सदाबहार वन के अंदर कौन सी वनस्पति है तो याद रखिएगा सालर है, शीशम है, बरगद है। इनमें से इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, ये जो सालर है ना, इस सालर से सर्वश्रेष्ठ गोंद का उत्पादन होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ रखा है कि राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ गोंद का उत्पादन किस वनस्पति से, तो याद रखिएगा सालर से। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक गोंद उत्पादन तो वो स्थान है चौहटन, याद रखिएगा बाड़मेर का। ठीक है, तो सदाबहार वन हमारे यहाँ पर कहाँ पर है तो याद रखिएगा आबू पर्वत क्षेत्र है आपके
शिरोई का, यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा देखिए। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा राजस्थान के एकीकरण के मत्स्य संघ में नहीं था। मत्स्य संघ आप जानते हैं राजस्थान एकीकरण का फर्स्ट चरण है। मत्स्य संघ को नाम मत्स्य संघ देने वाले के.एम. मुंशी साहब हैं। और मत्स्य संघ में कितनी रियासतें विलय हुई थी, याद रखिएगा 4 रियासतों का विलय करके एक संघ बना था मत्स्य संघ। कौन कौन सी, तो वो है देखिए अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। यानी कि जो नहीं थी वह है आपके सवाई माधोपुर, याद रखिएगा सवाई माधोपुर नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने तीसरा। तेजाजी खाली जगह के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तेजाजी किस रूप में देवता के रूप में पूजे जाते हैं, तो आप सब जानते हैं तेजाजी गोरक्षक है। वैसे हमारे राजस्थान में प्रसिद्ध जो लोक देवता गोरक्षक से संबंधित हैं वो आपके तेजाजी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। बाकी जितने भी देवता है वो सब गायों की रक्षा के लिए ही अपने प्राणों की आहुति देते हैं, चाहे आपके वो घोगा जी हो चाहे आपके पाबू जी हो, वो भी एक प्रकार के क्या है, याद रखिएगा गोरक्षक। तो याद रखिएगा गायों के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ऊंटों के देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं, तो याद रखिएगा पाबू जी। ये कौन है, आपके पाबू जी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मारवाड़ यूथ लीग युवाओं को साथ में लिया था किसने, डॉक्टर जे नारायण व्यास द्वारा। तो डॉक्टर जे नारायण व्यास द्वारा मारवाड़ यूथ लीग की जो स्थापना है वो की गई थी 1931 में, याद रखिएगा 1931 के अंदर डॉक्टर जे नारायण व्यास द्वारा किसका गठन किया गया था, मारवाड़ यूथ लीग का। अगला है पाबूजी के भोपों का वाद्य यंत्र है। पाबूजी के जो भोपे हैं उनका वाद्य यंत्र, जैसे पाबूजी के फड़ का वाचन करते समय कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग लेते हैं, तो याद रखिएगा रावण हत्ता। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। अच्छा क्वेश्चन है ये, रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। जैसे आपको पूछा जाए कि गुज्जर जाति के भोपों का वाद्य यंत्र कौन सा है, तो याद रखिएगा जंतर, क्योंकि जंतर वाद्य यंत्र के तहत ही देवनारायण जी की फड़ का वाचन होता है, जैसे पाबू जी की फड़ का वाचन रावण हत्ता के माध्यम से होता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 7। ख्याल शैली के गायक और रचनाकार मंदरंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार घराना देके पूछा जाता है इस घराना के प्रवर्तक कौन है। इस बार बंदे का नाम देके पूछा है कि ये किस घराने के प्रवर्तक हैं, याद रखिएगा जयपुर घराना। जयपुर घराना के प्रवर्तक हैं मंदरंग खां, याद रखिएगा। अगला देखिए, हाल गुरु उपाधि धारणकर्ता कौन थे, हाल गुरु। देखिए आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान इतिहास में सर्वाधिक उपाधियों से जिन्हें नवाजा गया है वो कौन है, तो राणा कुंभा। लगभग इनको 108 उपाधि है और इसकी जानकारी हमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति देता है। ठीक है, तो इनमें से हाल गुरु की उपाधि, हाल गुरु का मतलब होता है जिन्होंने पहाड़ी किलों को जीता है, वो है आपके कौन, तो याद रखिएगा कुंभा। क्योंकि हमारे राजस्थान में सर्वाधिक किलों के निर्माता भी कौन है, कुंभा। अगला देखिए, अगला है आपके निम्न में से राजस्थान के किन जिलों में चंबल नदी बहती है। चंबल नदी आप सब जानते हैं 6 जिलों में बहती है, ये भी बनास की तरह। हमारे राजस्थान की 3 ऐसी नदियां हैं जो 6 जिलों में बहती है। एक तो बनास 6 जिलों में बहती है, एक चंबल 6 जिलों में बहती है, और एक आपके लूनी नदी है, ये भी कितने जिलों में, 6 जिलों में बहती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ चंबल 6 जिले कौन से हैं, देखिए चित्तौड़गढ़ से तो प्रवेश करती है, फिर उसके बाद में चलती है कोटा, कोटा से चलती है बूंदी, बूंदी से चलती है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से आपके चलती है करौली, करौली से चलती है धौलपुर। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, अलवर कहीं नहीं है, झालावाड़ बारा ये भी कहीं नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर है 3, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर, याद रखिएगा। ठीक है, तो चंबल भी 6 जिलों में बहती है। अगला देखिए, अब इसको समझिएगा। थार्नवेट के अनुसार DA-W जलवायु प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन से जिले आते हैं। देखिएगा ये राजस्थान है,
इस राजस्थान के अंदर यहां पर जो है वो है आपके E A-D, नो डाउट, ठीक है। यहां पर है आपके D B-W, यहां पर जो है वो है C A-W, यहां पर है D A-W। पूछ क्या रहा है, D A-W जलवायु प्रदेश किन जिलों में आता है। देखिए, यदि हम ऑप्शन नंबर 4 से शुरू करें, जोधपुर व कोटा, तो आप जानते हैं कोटा तो यहाँ है, C A-W ये तो नहीं है। फिर बीकानेर और चूरू, देखिएगा चूरू यहाँ है और बीकानेर यहाँ है, ये भी नहीं है। फिर है आपके गंगानगर और जयपुर, तो गंगानगर जो है वो तो किसमें, D-B-W में, यहाँ पर ये भी नहीं है। बचा ऑप्शन 1, याद रखिएगा, शिरोही, शिरोही, पाली और अजमेर, ये सब किस में आते हैं, D-A-W में। लोकेशन याद रखनी है। ऐसे ही आपको पता हो तो थॉर्नवेट की है, ऐसे ही आपको पता हो तो आपके टिवारता की है, ऐसे ही आपके कोपेन की है। अगला देखिए, अगला है मेवात क्षेत्र के प्रमुख संत। मेवात, मेवात का मतलब आप समझ गए होंगे, अलवर और भरतपुर का क्षेत्र, ठीक है। अब मेवात क्षेत्र के प्रमुख संत हरिदास जी है, सुंदरदास जी है, लालदास जी है, नागरीदास जी, समझिए आप। लालदास जी, लालदास जी मेव जाति से संबंधित है, जो कि एक मुस्लिम जाति है। लालदास जी के बारे में कहा जाता है एकमात्र ऐसे संत जो जन्म से मुस्लिम है लेकिन कर्म से हिंदू है, लालदास जी। और इनका एक संप्रदाय भी है, याद रखिएगा, लालदासी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय। इनकी रचना है लालदास जी री चेतावनियां, ठीक है। और मेवात क्षेत्र के एक और प्रसिद्ध संत हुए हैं संत चरणदास जी, चरणदासी संप्रदाय, जिनकी प्रमुख पीठ दिल्ली में है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 12। क्या पूछ रहा है, BWHW जलवायु प्रदेश में कौन से जिले आते हैं। ये आपके कोपेन का, यहां पर है BWHW, फिर है BSHW, फिर है CWG, और उसके बाद में है AW। पूछ भी क्या रहा है, BWHW, ये रहा BWHW। अब यहाँ पर कौन कौन से जिले हैं, जयपुर, दौसा, अलवर है क्या, नहीं। जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, ऑप्शन नंबर 2। तो यही तो है आपके कोपेन का, ठीक है। और थॉर्नवेट का अभी हमने देखा। ऐसे मतलब लोकेशन याद रखेंगे ना तो काफी सारे क्वेश्चन इजी हो जाते। E-D, यहाँ पर था आपके BWD, यहाँ पर था आपके CA-W, यहाँ पर बचा DA-W। इस प्रकार ये थॉर्नवेट का, ये आपके कोपेन का, ठीक है। ये लीजिए, अगला देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है। हाथ पर मेहंदी के मांडने लहरिया और घेवर मांडे जाते हैं। आपको पता हो ये किस त्योहार की बात हो रही है, तो ये जिस त्योहार की बात हो रही है वो है तीज अवसर। तीज अवसर पर सर्वाधिक घेवर खरीदते हैं ना, और मेहंदी में अंदर बनाते भी हैं घेवर लहरिया, ये मानने। ऑप्शन नंबर 4, तीज के त्योहार में, ठीक है। यहां पर ऑप्शन हो जाएगा 4। अगला देखिए, अगला है सन 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात, राजस्थान में जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो आपके किस जिले का है, तो आप कहेंगे डूंगरपुर का। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर का है, और कितना है, 994। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, याद रखना है, ठीक है। चलिए, ठीक है, शाबाश। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। भीमजी की डूंगरी है, देखिए, बिज्जक की पहाड़ी, भीम डूंगरी, और एक और याद रखिएगा, गणेश डूंगरी, अच्छा, महादेव डूंगरी। ये सब की सब जो डूंगरी है आपके कहां पर है, याद रखिया है, बेराट में। तो बिज्जक की पहाड़ी, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, महादेव डूंगरी, ये सब की सब कहां पर है, बेराट में। अगला देखिए, अगला है सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है। अब सीताबाड़ी का जो मेला है वो आप सब जानते हैं, सहरिया जनजाति का कुंभ है, सहरिया जनजाति का कुंभ, और सर्वाधिक शहरिया जनजाति है 12 में। तो सीताबाड़ी का जो मेला भरता है वो आपके भरता है 12 में। लेकिन आप देखेंगे यहाँ ऑप्शन नहीं है 12, कोटा, बूंदी, ब्यावर और अजमेर है।
मतलब इस क्वेश्चन पर स्टार लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डिलीट है। ठीक है, ये क्वेश्चन डिलीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 17। क्या कह रहा है? रणमल छंद के रचयिता कौन है? नरपति नाले, श्रीधर व्यास, पद्मनाभ या सुंदरदास जी? तो रणमल छंद के जो रचयिता हैं वह है श्रीधर व्यास। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। पद्मनाभ की तो वैसे ही स्पेशल रचना है, वीरमदेव सोनगरारी वात या फिर कानड़ देव प्रबंध। बड़ी इंपॉर्टेंट 2 रचनाएं, कानड़ देव प्रबंध और वीरमदेव सोनगरारी वात, याद रखिएगा। ठीक है, और नरपति नाले की तो है ही बिशल देव राशो। अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने क्या कह रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, किस शैली में चमकीले पीले रंग और लाख के लाल रंग की प्रधानता है? लाल पीला किसमें है? लाल पीला किसमें है? आप कहेंगे लाल पीले मेवाड़ शैली। अक्सर मेवाड़ के शासक तो लाल पीले होते हैं ज्यादा। ठीक है, अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 19। क्या पूछ रहा है? अरावली श्रेणी का निम्नलिखित में से उच्चतम भाग कहाँ है? अरावली श्रेणी का जो उच्चतम भाग है वो कहाँ है? उदयपुर में कुंभलगढ़ और घोगुंदा के बीच, हाड़ौती के पटार से कोटा के बीच, ये तो अरावली है ही नहीं। उत्तरी राजस्थान काट दीजिए, नाहरगढ़ से जयगढ़ नहीं। अरावली श्रेणी का जो उच्चतम भाग है वो अरावली का दक्षिणतम भाग है, और कुंभलगढ़ और घोगुंदा ये दक्षिणतम भाग में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। लूणी बेसिन किस पारिस्थितिकी प्रदेश का भाग है? लूणी जो बेसिन है वो किसका भाग है? अरावली का है क्या? नहीं। मरुस्थल का? बिल्कुल, क्योंकि आप सब जानते हैं लूणी जो नदी है उसका वो जो बहाव क्षेत्र है वो सर्वाधिक मरुस्थल में ही तो है भाई। वो अजमेर से निकलती है, उसके बाद में आप देख लीजिए नागौर है, आपके पाली है, जोधपुर है, बाड़मेर है, जालोर है, ये पूरा क्षेत्र मरुस्थल की तो है। तो लूणी बेसिन किस पारिस्थितिकी तंत्र का भाग है? तो याद रखिएगा मरुस्थल का। ठीक है, मरुस्थल का। क्वेश्चन नंबर 21। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम कुल जनसंख्या का सही अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर, सर्वाधिक से न्यूनतम की ओर। तो सर्वाधिक जनसंख्या आप सब जानते हैं जयपुर है। ठीक है, ये सब में ही है। फिर आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जोधपुर, फिर अलवर, और फिर आपके कौन सा है? नागौर। ऑप्शन नंबर 4 ये सही है। अवरोही का मतलब समझे ना, बड़े से छोटे की ओर, अधिकतम से न्यूनतम की ओर। अगला देखिए, अगला है श्वेतांबर जैनों द्वारा पर्युषण पर्व। ये प्रसिद्ध क्वेश्चन है भाई। पर्युषण पर्व का संबंध किस धर्म से है? एक तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा जैन धर्म से। दूसरा यहां पर पूछा गया है किस माह के अंदर? तो याद रखिएगा भाद्रपद में आता है ये 8 दिन। अच्छा, यहां पर भाद्रपद भी 2 ऑप्शन में है, तो बी है भाई, भाद्रपद 8वें दिन, भाद्रपद 8 दिन तक। ठीक है, अगला देखिए। अगला है आपके सामने भोराट पठार का फैलाव निम्न में से है। भोराट का जो पठार है उसका फैलाव कहां से कहां तक है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। कुंभलगढ़ है आपके राजसमंद में और गोगुंदा है आपके उदयपुर में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य जो पठार है वो है आपके भोराट का पठार।